हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफॉर्म नीट विद्यालय पर। क्लास 12 की केमिस्ट्री में केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं। इससे पहले लेक्चर में हम लोग ने रेट ऑफ रिएक्शंस के बारे में बात की थी कि रेट ऑफ रिएक्शन अगर रिएक्टेंट के टर्म्स में निकालना है तो कैसे निकालेंगे और प्रोडक्ट के टर्म में निकालना है तो कैसे निकालेंगे। उसके यूनिट के बारे में भी पढ़ा था और कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो उनको अफेक्ट करते हैं। देखो भाई, आज का लेक्चर जो है वो पूरी तरीके से इस बात पर बेस्ड है कि रेट ऑफ रिएक्शन और कैसे दूसरे तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं, जिसमें हम लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ेंगे, फिर रेट लॉ पढ़ने वाले हैं और मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे निकाला जाता है। ठीक है, चलिए बिना देर किए हुए हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन। डिफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है, लेकिन मैं जिस तरह से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं बस ध्यान से आप सुनते जाइए, नोट कर लीजिएगा। डिफिनेशन आपके नोट्स के काम आने वाला है। ठीक है, पहले तो ये समझ लीजिए कि जो लॉ ऑफ मास एक्शन है वो पूरी तरीके से थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। लॉ ऑफ मास एक्शन का कहना क्या है, वो ये कहता है जैसे सपोज दैट कोई एक रिएक्शन लिख रखी है M1A प्लस M2B प्लस M3C और उससे बन रहा है प्रोडक्ट। ठीक है, रिएक्टेंट दे रखा है और उससे कोई प्रोडक्ट बन करके आ रहा है, उससे कोई प्रोडक्ट बन रहा है। तो लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है कि जो इस रिएक्शन की रेट होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जितने भी रिएक्टेंट इसमें इन्वॉल्व हैं उन रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन का मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे ए का कंसंट्रेशन, बी रिएक्टेंट है तो बी का कंसंट्रेशन, सी रिएक्टेंट है तो सी का कंसंट्रेशन, इनके कंसंट्रेशन का आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए और जो इनका कोफिशिएंट दे रखा है, अगर नहीं दे रखा है 1 है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर कोफिशिएंट दे रखा है तो उनको उसका पावर बना दीजिए, पावर रेज कर दीजिए। जैसे ए का कोफिशिएंट M1 है तो पावर रेज कर दीजिए M1, बी का कोफिशिएंट M2 है तो पावर रेज कर दीजिए M2, सी का कोफिशिएंट M3 है तो पावर लगा दीजिए M3। ये था रेट निकालने का तरीका लॉ ऑफ मास एक्शन के हिसाब से। ठीक है, जो रेट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के मल्टीप्लिकेशन के। ठीक है, और अगर कोई कॉफिशिएंट है तो उसको हम पावर रेज करते चलेंगे। फिर उन्होंने कहा कि ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाएंगे और वहां पे एक कांस्टेंट यूज करने वाले हैं K, और फिर बाकी आगे लिख देंगे A के पावर M1, B के पावर M2 और C के पावर M3। अब ये जो K है, K को क्या कहा गया, नाम दे दिया गया K को रेट कांस्टेंट। इसे रेट कांस्टेंट बोलते हैं या इसी को हम लोग वेलोसिटी कांस्टेंट भी कहते हैं। आपको पहले लेक्चर में बताया भी था कि रेट का एक्चुअल मीनिंग क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन का एक्चुअल मीनिंग क्या है, काइनेटिक्स का एक्चुअल मीनिंग क्या है, स्पीड ऑफ रिएक्शन। हम लोग एक्चुअल में रिएक्शन की स्पीड के बारे में बात करते हैं और स्पीड को कैसे हम लोग मेजर कर रहे हैं, उनके कंसंट्रेशन में जो चेंज आ रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, उस पे बात कर रहे हैं। कौन सी रिएक्शन फास्ट होगी, कौन सी रिएक्शन स्लो होने वाली है। तो K जो है वो रेट कांस्टेंट है या इसी को हम वेलोसिटी कांस्टेंट कहते हैं। थोड़ा सा और रेट कांस्टेंट को एक्सप्लेन किया जाए तो क्या होगा, अगर मान लो सपोज दैट हम मान लेते हैं कि A का कंसंट्रेशन 1 मोलर है, B का भी कंसंट्रेशन 1 मोलर है और C का भी कंसंट्रेशन 1 मोलर है। एक एक मोलैरिटी सबका है। ठीक है, तो जब 1 इंटू 1 इंटू 1 रखोगे तो एक्चुअल में रेट किसके बराबर आ जाएगा, K के बराबर आ जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं, रेट कांस्टेंट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, रेट कांस्टेंट को डिफाइन कर सकते हैं कि अगर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन 1 मोलर रखा जाए तो जो रेट कांस्टेंट होता है वो रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर होता है। ठीक है, इसी वजह से K को और क्या बोला जाता है, स्पेसिफिक रेट। K को हम स्पेसिफिक रेट भी बोलते हैं। ये सब टर्म्स पता होने चाहिए। K इज कॉल्ड स्पेसिफिक रेट। ठीक, अब आइए इस रेट कांस्टेंट की क्या खास बातें हैं, रेट कांस्टेंट की क्या प्रॉपर्टीज हैं, वो समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यहां पर मैंने लिख रखा है, लेकिन बस आप मेरी बातें ध्यान से सुनते जाइए और इसको एक बार रीड कर लीजिएगा। अब ये जो रेट कांस्टेंट होता है, ये इसकी वैल्यू से हम पता करते हैं कि रिएक्शन की स्पीड जो है वो कैसी है, रिएक्शन फास्ट है कि स्लो है। अगर K की वैल्यू ज्यादा आ रही है तो हम ये मान के चलेंगे कि रिएक्शन फास्ट है, और अगर K की वैल्यू कम आ रही है तो हम ये मान के चलेंगे कि रिएक्शन स्लो हो रही है, रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा। ठीक है, अच्छा K जो होता है वो पूरी तरीके से डिपेंड होता है रिएक्टेंट के नेचर के ऊपर। यानी जैसे मान लो मैं मीथेन गैस की कोई रिएक्शन करा रहा हूं तो भैया उसके लिए K अलग होगा, मैं ईथेन गैस की रिएक्शन कराऊंगा उसके लिए रेट कांस्टेंट कुछ अलग आएगा। अगर मैं नेचर बदलूं रिएक्टेंट का, रिएक्टेंट्स ही बदल दूं तो K की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। यही मतलब होता है सेकंड पॉइंट का।
थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, जो K है वो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, जैसे सपोज दैट मान लो कोई एक रिएक्शन की स्टडी हम कर रहे हैं और उसका रेट कांस्टेंट मुझे पता है, बीच में उस रिएक्शन के रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में चेंज कर दिया गया, कम हो गया, ज्यादा हो गया, तो क्या K चेंज हो जाएगा? नहीं चेंज होगा। कोई एक पर्टिकुलर रिएक्शन है, अगर वो रिएक्शन चल रही है तो उसका रेट कांस्टेंट वही होगा, अगर कांस्टेंट टेम्परेचर है तो, क्योंकि टेम्परेचर का अफेक्ट बहुत तेजी से होता है। फैक्टर्स में आपको पढ़ाए थे, मैंने आपको बताया था कि अगर टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस भी बढ़ा दोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन ठीक डबल हो जाता है, तुरंत बदल जाएगा। अगर आपने टेम्परेचर चेंज किया तो रेट कांस्टेंट बदल जाते हैं, जो कि लास्ट पॉइंट वही लिखा है। लेकिन कंसंट्रेशन चेंज करने पर रेट कांस्टेंट पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो भाई लॉ ऑफ मास एक्शन एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है कि जो हमने रिएक्शन लिख रखी है, जो रिएक्शन हमने बैलेंस कर रखी है, तो जो बैलेंस रिएक्शन है उसका जो कॉफिशिएंट है उसको हम पावर रेज कर दें तो वहां से हम रेट लिख सकते हैं। ये लॉ ऑफ मास एक्शन का कहना है। लेकिन आप खुद सोचिए, किसी एक रिएक्शन को हम अलग अलग तरीके से बैलेंस कर सकते हैं। जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, एक हैबर प्रोसेस ले लेते हैं, N2 + 3H2 और बना है हमारा 2NH3। ठीक है, अगर किसी ने इस तरह से बैलेंस किया है और कोई रेट लिखना चाहता है लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग K, और हमने लिखा N2 और हाइड्रोजन लिखा, और हाइड्रोजन का पावर कितना है, हाइड्रोजन का कोएफिशिएंट 3 है तो उसने पावर 3 लगा दिया। लॉ ऑफ मास एक्शन तो ऐसे ही कह रहा है लिखने को कि रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन का मल्टीप्लाई कर दीजिए और जो उनके कोएफिशिएंट है उनको एज अ पावर रेज कर दीजिए। ये कहना है लॉ ऑफ मास एक्शन का। लेकिन अगर कोई कहे नहीं भैया, हम इस हैबर प्रोसेस को, अमोनिया बनाने की विधि को इस तरह ना लिख करके इस तरह लिख दें 2N2 + 6H2 और 4NH3, क्या ये हैबर प्रोसेस गलत हो गया? क्या ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है? क्या ये अनबैलेंस है? नहीं, ये रिएक्शन बैलेंस है और बिल्कुल सही बैलेंस है। किसी ने इस तरह बैलेंस किया, किसी ने इस तरह बैलेंस किया। देखो 12 हाइड्रोजन अभी भी है, 4 × 3 12 हाइड्रोजन अभी भी है, 4 नाइट्रोजन यहां पर भी है, 4 नाइट्रोजन यहां पर भी है। लेकिन अगर इसके अकॉर्डिंग अगर किसी ने रेट लिख दिया K और N2, तो अब तो कोएफिशिएंट 2 है तो हम यहां स्क्वायर लगा देंगे, और यहां हाइड्रोजन इसका कोएफिशिएंट 6 है तो हम यहां पावर 6 कर देंगे। और दोनों रेट, रिएक्शन सेम है, अमोनिया बनाने की विधि, अमोनिया बनाने की विधि, रिएक्शन सेम है, कंडीशन सेम है, मान लो टेम्परेचर वगैरह सब हमने सेम रख रखा है। तो लेकिन कोई बच्चा इस बैलेंस रिएक्शन से रेट लिख रहा है, कोई इस बैलेंस रिएक्शन से लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग रेट लिख रहा है, तो दोनों रेट में कितना फर्क है? ये रेट की वैल्यू कुछ अलग आएगी। भैया यहां N2 का पावर 1 है, सपोज दैट आप मान के चलिए, सिर्फ थोड़ा सा एक कंसंट्रेशन को एज्यूम कर लीजिए, मान लेते हैं ये 6 मोलर है, तो अभी 6 का पावर 1 तो ये 6 ही रहेगा, लेकिन यहां 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। कितना चेंजेस आ गया? मान लो हाइड्रोजन 2 मोलर है तो 2 का क्यूब कितना हो गया? 8, और यहां 2 का 6 हो जाएगा। कितना ज्यादा चेंजेस आएगा, वैल्यू बहुत डिफरेंस हो जाएगी। तो लॉ ऑफ मास एक्शन थ्योरेटिकली तो बातें समझा पाता है, लेकिन अगर ये सब देखा जाए तो यहां तो बातें एक्सप्लेन नहीं हो पा रही है। तो थोड़ा सा बात करते हैं हम लोग, एक्सपेरिमेंटल टच की तरफ चलते हैं, एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स पे बात करते हैं, तो हम समझेंगे कि एक्चुअल में रेट कैसे लिखा जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं रेट लॉ। आखिर में रेट हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग बात करेंगे रेट लॉ एक्सप्रेशन के बारे में, जो कि एक्सपेरिमेंटल मेथड पर पूरी तरीके से बेस्ड है। ठीक है, फिर से वही चीज स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए हमारे पास M1A है प्लस M2B है प्लस M3C है, और क्या बन रहा है? प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक, अब हम क्या काम कर रहे हैं, इसके लिए रेट लिख रहे हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। मास एक्शन के हिसाब से रेट लिखा जा रहा है, तो रेट इक्वल टू K हो गया, और A के पावर M1 हो गया, B के पावर M2 हो गया, और C के पावर M3 हो गया। अब एक बात बताइए, क्या जरूरी है कि A का M1 मोल ही रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है? ये जो हमने कोएफिशिएंट लिखा हुआ है, एक्चुअल में ये तो हम तो रिएक्शन बैलेंस करने के लिए लिखते हैं, जरूरी नहीं। अच्छा, हो भी सकता है मे बी, लेकिन ये जरूरी तो नहीं है ना कि A के M1 मोल ही पार्टिसिपेट कर रहे हो।
बी के M2 मोल ही रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हो, सी के M3 मोल ही रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हो। जैसे मैंने आपको ये बताया, मुझे पता है यहां पर कि N2 का 1 मोल हैबर प्रोसेस में, मुझे एक्सपेरिमेंटली ये फैक्ट पता है कि N2 का 1 मोल और उसके कंपेयर में हाइड्रोजन के 3 मोल पार्टिसिपेट करते हैं रिएक्शन में। लेकिन यहां पर मैं स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट चेंज कर दिया, ठीक है, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट चेंज करूंगा तो यहां पर जो पावर लगेगा, पावर बदल जाएगा, और पावर बदलेगा तो रेट की वैल्यू भी बदल जाएगी। तो हमें यह बात समझना है कि रिएक्टेंट के कितने मोल एक्चुअल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं या एक्सपेरिमेंटली कितने मोल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम लोग बात करें ए के M1 मोल पार्टिसिपेट ना करके, मान लेता हूं अल्फा मोल पार्टिसिपेट इन रिएक्शन। ठीक है, ये कैसे पता है मुझे? एक्सपेरिमेंटली, ठीक है, ये मुझे एक्सपेरिमेंटली पता है कि ए के M1 मोल पार्टिसिपेट ना करके अल्फा मोल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और बी के M2 मोल पार्टिसिपेट ना करके बीटा मोल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बीटा मोल पार्टिसिपेट, और सी के M3 मोल पार्टिसिपेट ना करके गामा मोल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कोई भी XYZ अल्फा बीटा गामा हमने मान लिया, ठीक है, ये इनके एक्चुअल मोल हैं जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। हो सकता है ये अल्फा बीटा गामा M1 M2 M3 के बराबर हो, यानी अल्फा और M1 मे बी इक्वल हो, मे बी नॉट, बीटा मे बी इक्वल टू M2, मे बी नॉट, गामा हो सकता है M3 के बराबर हो और हो सकता नहीं। लेकिन मुझे आपको तो नहीं पता ना, मुझे कैसे पता हो सकता है? या तो हर रिएक्शन का मुझे डेटा पता हो, फैक्ट्स पता हो कि हाँ लैब में या एक्सपेरिमेंटली या जहां पर प्लांट्स लगे हुए हैं वो कैसे काम कर रहा है, ये सारी मुझे जानकारी हो। मुझे तो नहीं जानकारी है ना, तो इस वजह से ये बात हमारे लिए थोड़ा और बेहतर हो जाता है कि हम किसी भी रिएक्शन का रेट तब तक नहीं बता सकते, रेट तब तक नहीं लिख सकते जब तक मुझे एक्सपेरिमेंटली डेटा ना पता हो, ऑब्जर्व डेटा मुझे ना पता हो कि एक्चुअल में किसके कितने मोल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगर क्वेश्चन के अंदर डेटा गिवन है, क्वेश्चन के अंदर बता रहा है, इंफॉर्मेशन दे रहा है या रेट लिख करके दे रहा है, तो मुझे पता रहेगा कि किसके कितने मोल पार्टिसिपेट करते हैं। तो जैसे मैंने एज्यूम किया कि ए का अल्फा मोल कर रहा है, बी का बीटा कर रहा है, सी का गामा कर रहा है, तो अब मैं जो रेट लिखूंगा, अब जो मैं रेट लिखने वाला हूं, ठीक है, जैसे रेट इक्वल टू के, और ए के पावर अब M1 ना लिख करके मैं अल्फा लिखूंगा, और बी के पावर मैं बीटा लिखने वाला हूं, और सी के पावर मैं क्या लिखने वाला हूं? गामा लिखने वाला हूं। ठीक है, अब ये सही रेट हुआ, ये अकॉर्डिंग टू रेट लॉ या अकॉर्डिंग टू एक्सपेरिमेंटल डेटा, अकॉर्डिंग टू एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट के हिसाब से हमने लिखा है, तो इसी को हम रेट लॉ बोल देते हैं। ये रेट लॉ एक्सप्रेशन है। अब लॉ ऑफ मास एक्शन एक थ्योरेटिकल मेथड है जिसको हम अब आगे कंटिन्यू नहीं करने वाले हैं। उसने एक तरीका बताया कि रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के मल्टीप्लिकेशन के, और जो उनका कोफिशिएंट होता है उसी को पावर रेज कर दीजिए। बिल्कुल हम वही काम कर रहे हैं, लेकिन यहां पर जो हम पावर रेज करेंगे वो कोफिशिएंट को पावर रेज नहीं बनाएंगे, बल्कि हम बनाएंगे उसके एक्चुअल मोल्स को जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। अगर मुझे पता है तो, मुझे नहीं पता है तो मैं रेट नहीं लिख पाऊंगा। जब तक मुझे नहीं पता होगा कि ये अल्फा मोल कितना है, ये बीटा मोल कितना है, ये गामा मोल कितना है, तब तक मैं रेट नहीं लिख सकता हूं। हां, एक कंडीशन है जहां पर ये रेट लिखा जा सकता है। वो कंडीशन क्या है वो सीखिए। अगर आपको कह देता है कंडीशन, क्वेश्चन में कहीं पर भी कह दे इफ रिएक्शन इज सिंपल रिएक्शन है, या कह दे कि वो एलिमेंट्री रिएक्शन है, या कह दे कि वो एक सिंगल स्टेप रिएक्शन है, ए सिंगल स्टेप रिएक्शन, अगर वो ये कह देता है तो ऐसे केस में जो उनका कोफिशिएंट होगा वही एक्चुअल मोल मान लेंगे। जो उनका कोफिशिएंट होगा, जो तुम्हें दिख रहा है, बैलेंस किया हुआ रिएक्शन दिख रहा है, वही हम उसका एक्चुअल मोल मान लेंगे। ठीक है, फिर उसके हिसाब से चाहे तुम ये वाला रेट लिखो चाहे ये वाला रेट लिखो, दोनों अपनी जगह पर सही होंगे। लेकिन ये किसके लिए है? सिर्फ सिंपल रिएक्शन के लिए, एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए और एक सिंगल स्टेप रिएक्शन के लिए। तो रेट इक्वल टू के
ए के पावर मैं m1 लिखूं, बी के पावर m2 लिखूं और सी के पावर m3 लिखूं, या k इंटू ए के पावर अल्फा लिखूं, बी के पावर बीटा लिखूं, सी के पावर गामा लिखूं, बात एक ही होगी। ये दोनों चीज इक्वल होगा, रेट के बराबर ये चाहे रेट के बराबर ये, तो कोई फर्क नहीं होगा। अगर वो कह दिया कि वो सिंपल रिएक्शन है, एलिमेंट्री रिएक्शन है या एक सिंगल स्टेप रिएक्शन है, तो जो तुमको कॉफिशिएंट दिख रहा होगा, जो तुम्हें रिएक्शन के अंदर कॉफिशिएंट दिख रहा होगा, उसी कॉफिशिएंट को तुम सीधे सीधे उसका पावर बना दोगे, फिर वहां सोचने समझने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर नहीं बता रहा है तो आप डायरेक्ट रेट नहीं लिख सकते हैं, या तो आपको क्वेश्चन में कुछ हिंट देगा, या तो आपको बताएगा, या तो रेट लिख करके देगा, कुछ ना कुछ तो तरीका होगा उसका। ठीक है, तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई कि रेट लिखने का तरीका। अब हमने क्या किया है कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स का आपस में मल्टीप्लाई किया है, और जो एक्चुअल मोल्स होंगे उनको पावर रेज हम कर देंगे। ठीक है, लेकिन अगर सिंगल स्टेप, एलिमेंट्री या एक सिंपल रिएक्शन की बात करेगा, तो जो कॉफिशिएंट आपको दिख रहे होंगे रिएक्शन में, वही सीधे सीधे आप पावर रेज कर देंगे, उससे गलत नहीं होने वाला है। जैसे मैं एक दो एग्जांपल आपको कराता हूं। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो दे रखा है आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड का डीकंपोजिशन, वो रिएक्शन ऐसे लिख रखी है 2H2O2 H2O प्लस 2H2O प्लस O2। ठीक है, 2 2 4 और 4। ठीक है, इस तरह से एक रिएक्शन लिख रखा है। आपने क्या किया, सीधे सीधे रेट लिखा, रेट इक्वल टू के। अगर लॉ ऑफ मास एक्शन से चल रहे हैं, आपने सोचा समझा नहीं, रेट कांस्टेंट लिखा, और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का कंसंट्रेशन, और जो इसका कॉफिशिएंट दिख रहा है उसको आपने पावर रेज कर दिया। तो ये तुम्हारा गलत हो गया, ये रेट गलत है। क्यों? क्योंकि ये कोई सिंगल स्टेप रिएक्शन नहीं है। ठीक है, ये कोई सिंगल स्टेप रिएक्शन नहीं है। ये तो जो 2 लिखा गया, ये तो बैलेंस करने के लिए लिखा गया। अब इससे ये पता चल रहा है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड के 2 मोल पार्टिसिपेट किए होंगे रिएक्शन में। लेकिन ऐसा नहीं है। जब तुम हाइड्रोजन पेरोक्साइड के डीकंपोजिशन के बारे में स्टडी करोगे, तो एक्चुअल रिएक्शन ये होती है H2O2 एरो H2O प्लस हाफ O2। ठीक है, और रेट इक्वल टू हो जाएगा K और H2O2। अब देखो इसके पावर कितना है, इसका कॉफिशिएंट 1 दिख रहा है। ये चीज सही है, क्योंकि ये मुझे एक्सपेरिमेंटल डेटा से मालूम है, एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स मुझे पता है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड के डीकंपोजिशन में एक्चुअल में कितने मोल पार्टिसिपेट करके कैसा कैसा प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, ये इसका सही हुआ। एक बार मतलब 1 मोल पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत? सबको बात समझ में आ रही होगी? कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में करके जरूर आप मुझसे पूछिएगा। ठीक है, और टेलीग्राम का चैनल का लिंक भी दे रखे हैं हम डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर भी आप वीडियो और डीपीपी वगैरह भी ले सकते हैं। ठीक है, चलो भाई लोग और आगे बात करते हैं। ठीक, जैसे एक और एग्जांपल करते हैं। मान लो हमारे पास है NO2 प्लस F2। ठीक है, और ये तुम्हारा बन गया 2NO2F, ये प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, 2NO2 प्लस F2 एरो 2NO2F, देख लो बैलेंस है ना, और ये 2 है, वहां भी 2 हो गया, 2 नाइट्रोजन 4 ऑक्सीजन। ठीक, मान लो एक रिएक्शन ऐसे हो गई। अब इसके अकॉर्डिंग तुमने रेट लिखा, रेट इक्वल टू K NO2, और NO2 का तुमको यहां कॉफिशिएंट 2 दिख रहा है, तो तुमने पावर 2 कर दिया, और F2 इसका कॉफिशिएंट 1 है, तुमने 1 लिख दिया। तो ये गलत है भाई, इसका रेट ऐसा पाया ही नहीं गया। इसका रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो NO2 के सिर्फ 1 मोल के ऊपर डिपेंड करता है, और F2 के भी 1 मोल पर डिपेंड करता है। ये सही है, ये रेट लॉ है, और ये हमने लॉ ऑफ मास एक्शन से लिखा है, जो हमने देखते ही इसके कॉफिशिएंट को इसका पावर बना दिया। मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आप ऐसे नहीं जान पाएंगे कि किसके कितने मोल एक्चुअल में पार्टिसिपेट करते हैं, आप नहीं जान पाएंगे। ठीक है, एक और एग्जांपल कराते हैं। जैसे देखो, मान लो मुझे एस्टल्डिहाइड का एक रिएक्शन है CH3CHO, ये बनता है तुम्हारा मीथेन। ठीक है, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड। अब मुझे एस्टल्डिहाइड के कितने मोल दिखाई दे रहे हैं? 1 मोल दिखाई दे रहा हो। तुम सोचोगे भाई अब इससे ही क्या कम होगा, 1 मोल तो एटलीस्ट है ही है। तो रेट इक्वल टू K लिखा और CH3CHO लिखा और यहां पावर 1 लगा दिया, गलत हो जाएगा। एक्चुअल में क्या होता है, रेट इक्वल टू K और CH3CHO, और ये होता है 1.5। एक्चुअल में उसके 1.5 मोल पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, लेकिन बैलेंसिंग में हमने 1 लगा रखा है।
तो यही समझाना मैं चाह रहा हूं कि बैलेंसिंग से आप कोई आइडिया नहीं लगाएंगे, उसके कॉफिशिएंट से आप कोई आइडिया नहीं लगाएंगे, हाँ भैया इतना कॉफिशिएंट है तो आपने पावर रेज कर दिया। लेकिन अगर यही बात उसने ऐसे लिख रखी होगी, जैसे सपोज दैट उसने लिख रखा है 2a प्लस बी और तुम्हारा प्रोडक्ट बन रहा है और सीधे सीधे कह दिया कि इट इज अ एलिमेंट्री रिएक्शन, उसने ये कंडीशन लगा के दे दी आपको कि इट इज अ एलिमेंट्री रिएक्शन, इट इज ए सिंपल रिएक्शन, तो अब आपको नहीं सोचना है कुछ, रेट इक्वल टू के, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ए इंटू बी, और जो कॉफिशिएंट दिख रहा होगा वही एज अ पावर रेज कर देंगे। अब ये तुम्हारा सही हो जाएगा। अब चाहे तुम लॉ ऑफ मास एक्शन के हिसाब से लिखो, चाहे रेट लॉ के हिसाब से लिखो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है भाई लोग, चलो तो ये था रेट लॉ जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि अब आपके दिमाग में ये बात बैठ जाएगी कि हाँ भाई अब हमको ऐसे ही नहीं लिख देना है कि जो भी दिखे तुरंत लिख दे। हाँ कंफर्म पता है कि ये सिंगल स्टेप वाली रिएक्शन है, एलिमेंट्री रिएक्शन है, सिंपल रिएक्शन है, तो जो मुझे दिख रहा है वो हम लगा देंगे। नहीं पता है उस रिएक्शन के बारे में, वो खुद ब खुद क्वेश्चन में कोई ना कोई हिंट दे रखा होगा या आपको रेट लिख करके देगा कि हाँ भैया यही रेट है इसका, यही इसके कॉफिशिएंट है जो पावर तुम्हें रेज करने हैं, यही इसका एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है कि इतने मोल पार्टिसिपेट करते हैं, तो जितने मोल पार्टिसिपेट करेंगे एक्चुअल में वही पावर रेज करेंगे। और अगर तुम्हें यह बात नहीं पता है तो नॉट डिफाइंड, ये आपका आंसर होगा, नॉट डिफाइंड। जब तक नहीं पता है हम उसके रेट को नॉट डिफाइंड। ठीक है, अच्छा एक दो केसेस याद भी रखेंगे, जैसे एस्टल्डिहाइड वाला याद भी रख लें, ये याद रख लें, हाइड्रोजन पेरोक्साइड वाला याद कर लें, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये याद कर लेंगे तो ज्यादा बेहतर है। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि किसी भी रिएक्शन की मॉलिक्यूलैरिटी क्या होती है। किसी रिएक्शन की मॉलिक्यूलैरिटी क्या होती है? देखो भाई सिंपल सी फिर डिफिनेशन लिखी हुई है, दो तरीके से मैंने डिफिनेशन लिख रखा है, नोट्स आपका अच्छा बनेगा, प्रॉपर बनेगा, आप बकायदा लिख लीजिएगा। बस मेरी बात ध्यान से सुनिए, अगर कोई सिंगल स्टेप रिएक्शन है तो उसमें नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन्हीं नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को उस रिएक्शन की मॉलिक्यूलैरिटी बोलते हैं। ठीक है, किसी भी रिएक्शन में देखो यहां सिंपल रिएक्शन लिख रखा है, सिंपल रिएक्शन में जो आपके मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट के इन्वॉल्व होंगे, देखो मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट, उसी को हम लोग क्या बोलने वाले हैं, मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन बोलने वाले हैं। बहुत सिंपल सी बात है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिख रहा हूं H2 गैस है प्लस I2 गैस है और बन रहा है तुम्हारे पास 2HI। ठीक है, अब तुमसे कह रहा है कि बताओ इसकी मॉलिक्यूलैरिटी बताओ। ठीक, तो अब इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या हो गई, हाइड्रोजन कितने मॉलिक्यूल है, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल का सम करना है, हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल, आयोडीन के एक मॉलिक्यूल, 1 + 1 2, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी 2 हो गई। ठीक है, अच्छा अगर कोई लिख दे कि 2H2O2 और H2O प्लस हाफ 2H2O प्लस O2, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी आप 2 नहीं लिख देंगे कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड के तुम्हें 2 मॉलिक्यूल दिख रहे हैं, तो नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ये मॉलिक्यूलरिटी की डिफिनेशन है, लेकिन सिंगल स्टेप वाली रिएक्शन की एक सिंगल स्टेप में कितने मॉलिक्यूल आएंगे, तो ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड का डीकंपोजिशन एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, सिंगल स्टेप में नहीं होता, 2 स्टेप में हो रहा होता है। ठीक है, तो सिंगल स्टेप की बात की गई है, इसलिए पहले भी मैंने आपको बता दिया है, ये एक इंपॉर्टेंट केस है, इसे याद किए रहेंगे, अच्छी बात है। तो 2 मोल ना लेकर के अगर मॉलिक्यूलरिटी 2 ले लोगे तो गलत हो जाएगा। एक्चुअल में इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है, 1। किस बेसिस पे 1 होती है, इस वाले रिएक्शन की बेसिस पर, H2O2 एरो H2O प्लस हाफ O2। ठीक है, इस वाले रिएक्शन के बेसिस पर मॉलिक्यूलरिटी इसकी 1 होती है। ठीक है, और देखो कुछ एग्जांपल मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन के, जैसे फॉर एग्जांपल हमने क्या ले लिया है, PCl5। अब PCl5 का डीकंपोजिशन दिखा रहे हैं तो हमारे पास PCl3 है प्लस Cl2 है। ठीक है, अब देखो कितने मॉलिक्यूल हैं PCl5 के, एक मॉलिक्यूल है, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, अगर SO2 प्लस O2 लिख रहे हैं तो हमारा क्या बनकर के आ रहा है, SO3 बनकर के आ रहा है। ठीक है, SO3, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 2SO3 और ये हो गया 2। ठीक है, अब मुझे इसकी मॉलिक्यूलरिटी लिखनी है, तो मॉलिक्यूलरिटी कितना लिखेंगे, 2 सल्फर डाइऑक्साइड के और 1 ऑक्सीजन के, तो मॉलिक्यूलरिटी मैं क्या लिख सकता हूं, 3 लिख सकता हूं। ठीक है, तो आई होप आप मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन तो बता लेंगे, सिंपल सी बात है, आपको नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स काउंट करने होंगे। हाँ, कुछ जगह आपको ध्यान रखना होगा कि कौन सिंगल स्टेप है कौन नहीं है, वो आपको जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड वाला एक याद कर लिया। ठीक है, इस तरीके से 1-2 याद रहेंगे, बाकी सिंपल ही आता है। ठीक,
और अगर ऐसा कुछ होगा तो आपको या तो रेट लिख करके देगा, वहां से आप बता सकते हैं, बता भी देगा ये सिंगल स्टेप है कि नहीं है, ठीक है। या अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होगा तो उसका एक स्टेप लिख करके दे देगा, ठीक। लेकिन यहां पर जो भी मैंने एग्जांपल देख कराया है, तो आपको इन एग्जांपल से एक बात लग रहा होगा, कहीं भी मॉलिक्युलरिटी मैंने 3 से ज्यादा नहीं कराई है। जैसे मॉलिक्युलरिटी 2 आया है, 1 आया है, 3 आया है, अभी मैंने कोई एक एग्जांपल ऐसा नहीं कराया जहां मोर देन 3 आया है, ठीक है। अब थोड़ा सा मॉलिक्युलरिटी के प्रॉपर्टी के बारे में जानते हैं, उसके बारे में सीखते हैं। जैसे नोट करके पहला पॉइंट लिखेंगे कि मॉलिक्युलरिटी क्या क्या हो सकता है, ठीक है, और क्या क्या नहीं हो सकता है। ये सिर्फ 3 नंबर में हो सकता है। मॉलिक्युलरिटी इज पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू, ठीक है। कौन कौन सा? 1 2 3, ठीक। और 0 नहीं हो सकता, मॉलिक्युलरिटी कैन नॉट बी 0। मॉलिक्युलरिटी, अच्छा पॉजिटिव नेगेटिव से मतलब ही नहीं है, एक इंटीजर वैल्यू होगा, कैन नॉट बी 0, ठीक है। नेगेटिव, इनफाइनाइट, इमेजिनरी एंड मोर देन 3 ठीक है। 3 से ज्यादा नहीं हो सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसके बेसिस पे कई असर्शन रीजन बनते हैं। मॉलिक्युलरिटी 3 से ज्यादा पर डिफाइन नहीं है। ऐसा नहीं कि किसी में 3 से ज्यादा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल नहीं होते होंगे, ठीक है, होते होंगे, जाहिर सी बात होते होंगे, लेकिन 3 से ज्यादा मॉलिक्युलरिटी डिफाइन नहीं है, ठीक है। 3 ही वैल्यू हो सकती है, या तो 1 हो सकती है, या तो 2 हो सकती है, या तो निगेटिव 3 हो सकती है, ठीक है। निगेटिव, 0, इनफाइनाइट, इमेजिनरी और 3 से ज्यादा वैल्यू मॉलिक्युलरिटी की नहीं होती है। अब थोड़ी देर समझने की कोशिश करेंगे कि मोर देन 3 क्यों नहीं होता। तो आइए लास्ट वाले लेक्चर पे चलते हैं। वहां मैंने आपको सिखाया था कि रिएक्शन कैसे स्टार्ट होते हैं। रिएक्शन स्टार्ट होते हैं जब रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड कर रहे होते हैं। रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल जब आपस में कोलिजन करते हैं, टकराते हैं, टकराना जब स्टार्ट करते हैं, तो वहां से रिएक्शन की स्टार्टिंग होती है। अब अगर सपोज दैट, थोड़ी देर के लिए आप एज्यूम करिए कि 2 मॉलिक्यूल आपस में टकरा रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है एक ही पॉसिबिलिटी है कि एक दूसरे से टकराते रहेंगे, ठीक। अब एग्जांपल लीजिए, मान लीजिए आप लोग 3-4 दोस्त हैं, 2 लोग आपस में लड़ाई कर रहे हैं। तो जब 2 लोग आपस में लड़ाई करेंगे तो फिर क्या होगा, एक दूसरे को मारेगा, दूसरा पहले को मारेगा, 2 लोग ही आपस में लड़ाई करते रहेंगे। अब मान लीजिए कि एक तीसरा बंदा आ गया, और तीसरा बंदा आने पर वो किसी की तरफ से नहीं लड़ रहा है, वो तीनों आपस में लड़ रहे हो, वो तीनों आपस में लड़ रहे हो। तो पहला दूसरे को मार रहा है, दूसरा तीसरे को मार रहा है, तीसरा भी पहले को मार रहा है, दूसरे को मार रहा है, तो थोड़ा सा क्या हो गया, डिवाइड हो गया आपस में। जो सिर्फ लड़ाई एक दूसरे में चल रही थी, अब वो तीसरे के साथ भी डिवाइड हो गई। 3 तक मामला कुछ हद तक सही था, अब एक चौथा बंदा भी आ गया, चौथा दोस्त भी आ गया। अब ये चारों आपस में लड़ रहे हैं, कोई किसी के साथ नहीं लड़ रहा है, चारों आपस में लड़ रहे हैं। पहला दूसरे को मार रहा है, तीसरे को मार रहा है, चौथे को मार रहा है, दूसरा भी पहले को मार रहा है, तीसरे को मार रहा है, चौथा भी मार रहा है। इसी तरीके से तीसरा पहले को मार रहा है, दूसरे को मार रहा है, चौथे को मार रहा है, सब आपस में एक दूसरे को लड़ाई मार रहे हैं। तो इससे क्या हो गया, और हौच पौच हो गया, और डिस्ट्रीब्यूट हो गई फाइट। किसी को सही से नहीं लग रहा है, कोई किसको मार रहा है, कभी किसको मार रहा है। लेकिन जब तक 2 लोग आपस में टकरा रहे थे, जब तक 2 मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड कर रहे थे, तब तक बेहतरीन था। सिर्फ एक दूसरे के साथ कोलिजन हो रहा था, तीसरा कोई पॉसिबिलिटी नहीं था। तीसरा मॉलिक्यूल आया तो थोड़ा सा कोलिजन आपस में डिवाइड हुआ, लेकिन अगर 3 से ज्यादा मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे तो म्यूचुअल कोलिजन, यानी एक दूसरे के साथ जो म्यूचुअल कोलिजन होता है, वो उसका रेट कम हो जाएगा, म्यूचुअल कोलिजन कम हो जाता है। और जब म्यूचुअल कोलिजन कम हो जाएगा तो रेट ऑफ रिएक्शन पर भी फर्क पड़ता है। इसीलिए कहा गया है कि मॉलिक्युलरिटी ग्रेटर देन 3 नहीं होना चाहिए, मोर देन 3 नहीं होना चाहिए। 3 के अंदर रहे तो अच्छी बात है, 3 मॉलिक्यूल बहुत अच्छे ढंग से एक दूसरे के साथ कोलाइड कर सकते हैं, म्यूचुअल कोलिजन परफेक्ट होती है, ठीक है। तो रीजन अपने लैंग्वेज में आप चाहे तो लिख लीजिएगा, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब आइए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अब ये ऑर्डर क्या है? तो पहली बात तो आप ये जानेंगे, ऑर्डर पूरी तरीके से एक्सपेरिमेंटल बेस्ड है।
एक्सपेरिमेंटल बेस्ड, पहले तो दिमाग में ये रखना है, एसर्शन रीजन वगैरह में आ सकता है, ठीक है। थ्योरेटिकल कोई लेना देना नहीं है। अभी मैं आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का एक्चुअल मीनिंग भी एक्सप्लेन करूंगा, वीडियो में बने रही लास्ट तक, पूरा बकायदा देखिए। अभी लास्ट में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। देखो भाई, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अगर कोई रिएक्शन यही दे रखी है M1A प्लस M2B और प्लस M3C और प्रोडक्ट है, ठीक है, और मैं इसको लिख रहा हूं अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, तो रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम डायरेक्ट कॉफिशिएंट तो लेंगे नहीं, क्योंकि कहीं ये नहीं लिखा है कि इट इज एन एलिमेंट्री रिएक्शन, इट इज ए सिंपल रिएक्शन या वन स्टेप रिएक्शन, कहीं ऐसा तो लिखा नहीं है। तो रेट इक्वल टू के ए, अब मुझे ए का जो एक्चुअल मोल पार्टिसिपेट कर रहा है वो लिखना है, वो हमने पीछे क्या मान रखा है, गामा, ठीक है, सॉरी अल्फा, ए का अल्फा, और बी का क्या मान रखा है, बीटा, और सी का क्या मान रखा है, गामा। तो ये जो अल्फा बीटा गामा है ये क्या है, मोल्स, ठीक है, एक्चुअल मोल्स, एक्चुअल मोल्स पार्टिसिपेट इन रिएक्शन, जो एक्चुअल में वास्तव में पार्टिसिपेट करते हैं रिएक्शन में, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से जो मिलकर के आया है, ठीक है, वो हमने लिखा। तो जब किसी दिए गए रिएक्शन का रेट आप इस तरह लिखते हैं रेट लॉ के अकॉर्डिंग, तो फिर जो आपने कॉफिशिएंट यानी कि जो पावर रेस कर रखा है, इन पावर का जो सम होगा, इसी पावर के सम को ही हम लोग बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इसी पावर के सम को बोला जाता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, पूरे रिएक्शन का ये ऑर्डर हो गया। अच्छा, ऑर्डर अलग अलग भी डिफाइन हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं डिफाइन होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूं ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए, ठीक है, कितना हो गया, अल्फा। ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी कितना हो गया, बीटा, ठीक है। ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू सी कितना हो गया, गामा, ठीक है। ए के रिस्पेक्ट में, बी के रिस्पेक्ट में और सी के रिस्पेक्ट में, ठीक है। इनके रिस्पेक्ट में तुम अलग अलग ऑर्डर भी बता सकते हो, पूछ सकता है, तो हमने बता दिया अल्फा बीटा गामा। अगर पूरे रिएक्शन का टोटल ऑर्डर पूछेगा तो टोटल ऑर्डर कैसे निकालते हैं, सबका सम कर दीजिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है। चलो भाई लोग, अभी थोड़ा सा और बात करेंगे अच्छे ढंग से। मान लो कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मान लो कह दे इट इज सिंपल रिएक्शन। अगर ये सिंपल रिएक्शन कह दे या एलिमेंट्री रिएक्शन कह दे, एलिमेंट्री रिएक्शन, ठीक है, या कह दे कि सिंगल स्टेप रिएक्शन है, किस रिएक्शन के बारे में बात कर रहा है, यही जो ऊपर लिखा है, मैं फिर से लिख दे रहा हूं, M1A प्लस M2B प्लस M3C एरो प्रोडक्ट। अगर कह देता कि हां भैया ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है, एलिमेंट्री रिएक्शन है, एक सिंपल रिएक्शन है, तो तुम रेट लॉ यानी रेट तो ऐसे ही लिख देते, क्योंकि तब तुमको फुल परमिशन मिल जाएगी कि हाँ भैया जो कॉफिशिएंट है उसी को एज अ पावर बना लो, उसी को एज अ पावर बना लो और उनका सम कर दोगे तो वही तुमको ऑर्डर मिल जाएगा, M1 प्लस M2 प्लस M3 इक्वल टू, ये ऑर्डर हो गया। तो अगर ये सिंपल स्टेप वाली रिएक्शन होती, सिंगल स्टेप वाली रिएक्शन होती, तो जो कॉफिशिएंट तुम्हें दिख रहा है रिएक्शन में वही तुम पावर रेस करते, उनका सम करते, वही तुम्हें ऑर्डर मिल जाता। कहने का सेंस ये हुआ कि ये जो तुम इससे पहले निकाल के रखे हो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू M1 प्लस M2 प्लस M3, ये बराबर तभी हो सकता है जब वो कैसी रिएक्शन हो, सिंपल रिएक्शन हो या एलिमेंट्री रिएक्शन होगी, ठीक है। यानी जो तुम्हें कॉफिशिएंट दिख रहा है उन्हीं का सम कर दोगे तो तुम्हें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मिल जाएगा। लेकिन ये परमिशन कहां पर है, ये तुम्हें कहां पर अलाउ किया जाएगा, जब तुम्हारा ऐसा कंडीशन क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा। जब तक ये कंडीशन गिवन नहीं है तब तक आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिफाइन नहीं कर सकते। हां, कोई दूसरा मेथड हो सकता है, कोई दूसरा हिंट आपको दे सकता है, वो एक अलग चीज है। या तो आपको रेट लिख करके देगा, बिना रेट एक्चुअल आपको पता अगर नहीं है, रेट लॉ नहीं पता है, तब तक आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिफाइन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पहले ही मैं आपको बता चुका हूं कि पूरी तरीके से फुल्ली ये एक्सपेरिमेंटल बेस्ड टॉपिक है। किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर पूरी तरीके से एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स पर बेस्ड है।
अगर आपको सिंपल और एलिमेंट्री की कंडीशन नहीं दे रखी है तो ऑर्डर डिफाइन नहीं हो पाएगा जब तक आपको एक्चुअल मोल नहीं पता है कि वो कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिएक्शन के अंदर। तो जब आप क्वेश्चन लगाएंगे तो आपका ये पूरा कंफ्यूजन दूर होगा, आपको खुद समझ में आएगा कि हाँ भैया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वगैरह कैसे निकाल रहे हैं, कैसे लिखने वाले हैं। ठीक है, चलिए मैं आपको थोड़ा सा ऑर्डर का और मीनिंग समझाता हूं। अभी तो आपने बस एक तरीका जाना कि हाँ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालते कैसे हैं, पावर का सम कर दिया, लेकिन ऑर्डर का एक्चुअल मीनिंग क्या है, इससे रिएक्शन पर क्या अफेक्ट है, मतलब रिएक्शन से क्या लेना देना है, रेट से क्या लेना देना है, उसको थोड़ा सा मैं आपको फील कराने की कोशिश करता हूं। जैसे मान लो कोई एक रिएक्शन हो रही है ए से और वो प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, मैं एक पहला केस लगा रहा हूं। ठीक है, तुम्हें पता है कि रेट इक्वल टू क्या होता है, के इंटू और ए, और क्योंकि मुझे नहीं पता है कि ए के कितने मोल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मुझे उसका पावर नहीं पता है, तो मैंने उसको मान लिया कि एन पावर पर ये रिएक्शन चल रही है। ठीक है, अब ये रिएक्शन ऐसे जा रही है। ठीक है, रिएक्शन प्रोसीड कर रही है। मैंने क्या काम किया कि ए के कंसंट्रेशन को डबल कर दिया। डबल करने का मतलब है 2 टाइम्स किया। ठीक है, 2 टाइम्स करके देखा। अब ये सब एक्सपेरिमेंटल सोच है, सोचिए इस बात को कि रिएक्शन चल रही है, रिएक्शन कंटिन्यू प्रोसीड कर रही है, हमने ए के कंसंट्रेशन को एक बार डबल करके देखा। तो जब डबल करके देखा तो हमने पाया कि रेट जो है वो कांस्टेंट ही है, यानी 2 टाइम्स करने से पहले जो रेट चल रहा था और डबल करने के बाद जो रेट है उसमें कोई चेंज नहीं आया, रेट अभी भी कांस्टेंट ही बना हुआ है। तो रेट कांस्टेंट कब हो सकता है, अब थोड़ा मैथमेटिकली अप्रोच करो। रेट इक्वल टू के और 2 इंटू ए मैंने किया, डबल किया और पावर एन लगाया। अब रेट कांस्टेंट कब आ सकता है, ये जो पावर की वैल्यू है, अगर पावर की वैल्यू 0 मैं रख दूं तो अगर तुम यहां 0 रखोगे तो किसी के पावर 0 1 बन जाएगा और रेट इक्वल टू क्या आ जाएगा, के का मीनिंग क्या है, कांस्टेंट। तो इससे मालूम ये चला कि अगर मैं कंसंट्रेशन को डबल करूं, 3 टाइम्स करूं, 10 गुना करूं, 20 गुना करूं, लेकिन रेट पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो इसका मतलब है कि वो रिएक्शन कौन सी रिएक्शन कहलाएगी, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। वो रिएक्शन का ऑर्डर 0 है। ये होता है एक्चुअल में ऑर्डर का मीनिंग, कि ऑर्डर यह बताता है कि रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट के कितने कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है, उसके कंसंट्रेशन पर किस तरह डिपेंड कर रहा है। यहां पर तो डिपेंड ही नहीं किया ना, तुमने कंसंट्रेशन को 2 गुना किया, मैं कहूं 4 गुना कर लो, 20 गुना कर लो, 50 गुना कर लो, वो कांस्टेंट ही आ रहा है। अगर कांस्टेंट आ रहा है तो क्यों कांस्टेंट आ रहा है, मैथमेटिकली अप्रोच लगाइए, सोचिए कि अगर मैं इसके पावर यानी जो एन नंबर लिखा हुआ है, एन को 0 मान के चलूं तो रेट तो हमेशा कांस्टेंट आएगा, चाहे तुम कंसंट्रेशन कितना भी बढ़ाते जाओ। तो अगर कंसंट्रेशन चेंज करने पर रेट पर कोई फर्क नहीं पड़ता है तो हम ये मान के चलेंगे कि वो 0 ऑर्डर रिएक्शन है। तो अब आपको ऑर्डर का एक्चुअल मीनिंग समझ में आ रहा होगा कि ऑर्डर किसे कहते हैं। ऑर्डर हमें क्या बताता है कि रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर कितना डिपेंड कर रहा है। ठीक है, चलो दूसरा केस लगाते हैं। ठीक है, तुम्हें पता था कि रेट इक्वल टू के और ए के पावर एन है। ठीक है, ऐसे लिखो, वो तो तुम लिख रखे हो पहले। ठीक, मान लो दूसरी कंडीशन में ये लगा रहा हूं कि ए के कंसंट्रेशन को फिर से मैंने 2 टाइम्स किया और 2 टाइम्स करके मैंने ये पाया कि रेट भी 2 टाइम्स हो गया। अगर मैं कंसंट्रेशन को 2 गुना करता हूं, 2 गुना करने पर मैं पाता हूं कि रेट भी 2 गुना हो जाता है, ठीक डबल हो जाता है। तो इसका क्या मीनिंग है, रेट इक्वल टू के और 2a कर दिया और यहां 2 से मल्टीप्लाई किया तो रेट भी 2 गुना हो गया। ये तभी पॉसिबल है, ये तभी पॉसिबल है जब n की वैल्यू 1 हो। n की वैल्यू क्या हो, 1, यानी मैं पावर 1 रखूं, तभी तो 2 के पावर 1 कितना आएगा, 2 आने वाला है। ठीक है, तभी तो 2 गुना होगा। तो इसका मतलब इस तरह के रिएक्शन को मैं क्या बोलूंगा कि भैया ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इस रिएक्शन का ऑर्डर 1 है। तो फर्स्ट ऑर्डर का क्या मतलब हुआ कि ऐसा रिएक्शन जिसमें रेट जो है, रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट के ओनली 1 कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, ओनली 1 टर्म ऑफ कंसंट्रेशन, 1, ये पावर 1। ठीक है, अगर तुमने 2 गुना किया तो रेट भी 2 गुना हो जाएगा।
अगर तुमने 3 टाइम्स किया तो रेट भी 3 टाइम्स हो जाएगा, तुमने 4 किया तो 4, 5 किया तो 5, 6 किया तो 6। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि n की वैल्यू 1 है। तो ऐसे रिएक्शन को फर्स्ट ऑर्डर कहा जाएगा। ठीक है, मान लो एक केस और बना लेते हैं। ठीक है, थोड़ा बात और अच्छे ढंग से समझ लेते हैं, थोड़ा सा फील करते हैं ऑर्डर को। तीसरा क्या केस है कि ए को मैं फिर से 2 टाइम्स करता हूं, लेकिन अब मैं ये पाता हूं कि जो रेट है वो रेट क्या हो गया, और सीधे सीधे 4 टाइम्स हो गया। 2 गुना बढ़ाने पर 4 गुना हो जा रहा है रेट। तो 4 गुना कब हो सकता है? अब तो आप समझ में आ गए होंगे कि अगर n की वैल्यू मैं 2 कर दूं, यानी यहां मैं पावर 2 लगा दूं, तभी तो ये 4 टाइम्स हो सकता है। 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4 टाइम्स। ये तभी तो 4 गुना हो रहा है। 4 गुना होने के लिए ऑर्डर को क्या होना पड़ेगा? सेकंड ऑर्डर, यानी ये रिएक्शन सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है। ठीक है, अब सोचो अगर मैं 3 टाइम्स कर दूं तो रेट कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर 9 टाइम्स बढ़ जाएगा। अगर मैं कंसंट्रेशन को 4 गुना बढ़ा दूं, 4 गुना बढ़ा दूं, ठीक है, तो 4 का स्क्वायर 16 टाइम्स रेट बढ़ जाएगा। ये इसीलिए हो पा रहा है क्योंकि पावर कितना है? पावर 2 है। तो ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं? सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे ऑर्डर पता किया जाता है। ऑर्डर को पता करने का यही सब एक्सपेरिमेंटल मेथड होते हैं। ये पूरी तरीके से एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स पर बेस्ड है, एक्सपेरिमेंटल मेथड्स पर बेस्ड है। थ्योरेटिकल कोई लेना देना नहीं है। अब हम लोग को पढ़ना है, कोर्स में है, सिलेबस में, तो कोई ना कोई तरीका बनेंगे, कुछ ना कुछ मेथड्स हैं वो सीखेंगे। इसीलिए जब तक रेट डिफाइन करके ना दे, जब तक हिंट ना दे कि भैया ये सिंपल है, एलिमेंट्री है, सिंगल स्टेप, या अगर नहीं भी है तो रेट आपको डिफाइन करके देगा, लिख करके देगा। ठीक है, या तो कोई एक्सपेरिमेंटल मेथड अपनाएंगे जिससे हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को पता करने वाले हैं। तो आई होप आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फीलिंग आ गई होगी। एक और करके देख लेते हैं जैसे और क्लियरिटी आ जाए। ठीक है, चलो मान लो हमने क्या काम किया, एक और केस बना लेते हैं। ए को हम क्या कर रहे हैं? फिर से 2 टाइम्स कर रहे हैं, 2 गुना बढ़ा रहे हैं। 2 गुना बढ़ाने पर हमने पाया क्या कि रेट पहले के कंपेयर में 8 टाइम्स हो गया। यानी पहले जितने स्पीड से जा रहा था अब उसके 8 गुना स्पीड से रिएक्शन भागने लग गई, 8 गुना स्पीड से रिएक्शन कंप्लीट होने पर लग गई। तो रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा? K इंटू 2A और N। ठीक है, तो ये 8 टाइम्स कब बनेगा? जब इसके पावर कितना रहा होगा? क्यूब 3। जब 3 करोगे K 2A का क्यूब, तभी तो 2 का क्यूब तुम्हारा क्या बनेगा? 8 टाइम्स। 8 टाइम्स। तो मालूम चला कि कौन सी काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा है? थर्ड ऑर्डर, यानी ये तुम्हारा थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, तो आई होप अब ऑर्डर का मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा कि ऑर्डर क्या है। ये बताता है कि रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट के कितने कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, चलिए भाई और बात करते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। ठीक है, तुम्हें पता है पहली बात, ठीक, क्या क्या नहीं हो सकता पहले ये जान लो। ऑर्डर कैन नॉट बी फ्रैक्शनल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कैन नॉट बी इनफाइनाइट एंड इमेजिनरी नंबर। ठीक है, इनफाइनाइट और इमेजिनरी नंबर छोड़ करके कुछ भी हो सकता है। यानी ऑर्डर कैन बी जीरो भी हो सकता है। मॉलिक्युलरिटी जीरो नहीं हो सकती थी। मॉलिक्युलरिटी जीरो होने का मतलब है नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जीरो, यानी रिएक्टेंट है ही नहीं। जब रिएक्टेंट है नहीं तो रिएक्शन कहां से होगी? ठीक है, वहां तो 3 ही पॉसिबिलिटी है, 1 2 3। यहां जीरो भी हो सकता है, ठीक है, निगेटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है, एंड मोर देन 3 भी हो सकता है। 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है। फ्रैक्शनल भी आ सकता है, 1.5 आ सकता है, 2.5 आ सकता है, निगेटिव में भी आ सकता है, -1 -2, जीरो भी हो सकता है। ठीक है, जैसे कुछ एग्जांपल देखते हैं। मान लो हमारे पास H2O2 था और H2O प्लस हाफ O2। अब तो मुझे H2O2 के बारे में अच्छे से रट गया होगा, कई बार यूज कर रहे हैं। रेट इक्वल टू K और हमने लिखा H2O2 पावर 1 है, तो ये सीधे सीधे इसका ऑर्डर हो गया, क्योंकि तुमको H2O2 के बारे में पता है। जिसके बारे में पता है वो अलग बात है। ठीक है, अभी CH3CHO वाला रिएक्शन हमने लिख रखा था। ये क्या था तुम्हारा? CH4 प्लस CO। तो इसका रेट आपको लिख करके दिया कि K एंड CH3CHO, पावर कितना था? 1.5।
तो हमने क्या कहा था, जो पावर होगा लिख करके दिया हुआ है या इस रिएक्शन के बारे में आपको पहले से पता है, तो वही उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बन जाएगा 1.5। ठीक है, आई होप आपको ऑर्डर का पूरा पॉइंट समझ में आ गया। कोई परेशानी की जरूरत नहीं कि मुझे कैसे पता चलेगा सर ऑर्डर कितना है। एक दो जो थोड़े से अलग टाइप के वो मैं आपको बता दे रहा हूं, बाकी क्वेश्चन में खुद गिवन होगा। ठीक है, नहीं होगा तो आगे चलकर हम कुछ मेथड सीखेंगे, एक्सपेरिमेंटल मेथड सीखेंगे ऑर्डर निकालने का, वरना रेट आपको देगा, खुद से डिफाइन करके देगा कि हाँ भैया ये चीज है, तब जाकर के आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बता सकते हैं। उसके लिए परेशान होने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो भाई लोग, ये तो हो गया। और देखते हैं किसके बारे में अब बात करना है हम लोग को। ठीक है, अब हम लोग को बात करना है कि स्यूडो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है। ठीक है, अच्छा देखो, मैंने कुछ एग्जांपल आपको दिया, फ्रैक्शनल का दे दिया, ये तो इंटीजर नंबर है ही है। जीरो ऑर्डर वाले भी होते हैं। ठीक है, आगे जब जीरो ऑर्डर रिएक्शन पढ़ेंगे तो कुछ एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। जैसे एक एग्जांपल दे देते हैं, H2 गैस प्लस Cl2 गैस। ठीक है, और ये फोटोकेमिकल रिएक्शन है और 2HCl बन गया। तो अब तुम्हें दिख रहा होगा यार इसके 1 तो ऑर्डर कम से कम 2 तो होना ही चाहिए था। नहीं, ठीक है, इनका ऑर्डर जो होता है, इस रिएक्शन का ऑर्डर कितना होता है, 0 होता है। तो क्यों 0 होता है, तो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है यही होगा, इंटीग्रेटेड रेट लॉ पर हम लोग बात करने वाले हैं, जिसमें हम लोग जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर पढ़ेंगे, जो आपके सिलेबस का हिस्सा है। तो वहां पूरा डिटेल में बात करेंगे, इनके एक्सप्लेनेशन पे भी बात करेंगे कि आखिर इनको जीरो ऑर्डर क्यों बोलते हैं। ठीक है, चलो अब हम लोग बात करने वाले हैं कि स्यूडो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है। स्यूडो ऑर्डर, अब स्यूडो जैसे फिजिक्स में पढ़ते हो, स्यूडो फोर्स, स्यूडो क्या है, दिखावे वाली चीज। मतलब क्या है, देखो हमें दिख कुछ और रहा है लेकिन एक्चुअल में होता क्या है, उसी को हम लोग स्यूडो बोलते हैं। ठीक, जैसे कोई एक रिएक्शन दे रखी है, रिएक्शन के हिसाब से हमने रेट लिखा और रेट लिखने पर हमें ऑर्डर कुछ और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसका ऑर्डर 3 आएगा, इसका ऑर्डर 2 आएगा, लेकिन बाद में क्या पता चलता है कि नहीं भैया, इसका ऑर्डर ये नहीं, इसका ऑर्डर ये होगा। तो जो एक्सपेक्टेड ऑर्डर था वो हमको नहीं मिला, तो हम ऐसे रिएक्शन को क्या बोलने वाले हैं, स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन बोलने वाले हैं। जैसे कुछ एग्जांपल करते हैं, मान लो एक रिएक्शन है हमारे पास, आपका RCl है, कोई एल्काइल हैलाइड है और उसका हम हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, तो हमको क्या मिल गया, ROH और प्लस HCl मिल गया। ठीक है, ये हो गया, हमने किसी एल्काइल हैलाइड का हाइड्रोलिसिस कर दिया। अब हम इसका एक्सपेक्टेड रेट क्या लिख सकते हैं, एक्सपेक्टेड रेट जो हमें उम्मीद है, हम क्या उम्मीद कर सकते हैं, रेट इक्वल टू K, और एल्काइल हैलाइड है RCl और हमने वाटर ले लिया। ठीक है, हमने वाटर ले लिया। अब RCl के ऊपर क्या पावर मान लेते हैं, 1, और इसके ऊपर पावर 1 मान लेते हैं, तो इसका एक्सपेक्टेड ऑर्डर कितना हो जाएगा, 1 + 1 कितना हो गया तुम्हारे पास, 2 हो गया। यही तो हुआ, हमने एक्सपेक्टेड ऑर्डर लिख रखा है, 2 हो गया, ये हम उम्मीद कर रहे थे। लेकिन जब आप इस रिएक्शन की अच्छे ढंग से स्टडी करेंगे तो आपको कुछ और बात समझ में आएगी। क्या समझ में आएगा, अच्छा ये जो पानी है, फिर से मैं रिएक्शन लिख दे रहा हूं, RCl प्लस वाटर और ROH प्लस HCl। देखो किसी भी रिएक्शन में मैक्सिमम केसेस में यही होता है, अगर रिएक्टेंट में वाटर आ रहा है, डाइल्यूटेड रिएक्शन है, वाटर आ रहा है, तो वो जनरली एक्सेस अमाउंट में होता है, और जो एक्सेस अमाउंट में होगा उसके कंसंट्रेशन में चेंज ऑब्जर्व नहीं हो पाता। ये रेट का एक्चुअल मीनिंग क्या है, लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ के आ रहे हैं, चेंज इन कंसंट्रेशन में जो चेंज आता है, अगर कोई एक्सेस अमाउंट में है, बहुत ज्यादा मात्रा में है, तो उसके कंसंट्रेशन में जो चेंज होता है वो हमें पता नहीं चलता है, ऑब्जर्व नहीं हो पाता है। तो हम ये मान के चलते हैं कि उसका कंसंट्रेशन कांस्टेंट रह जाता है, उसमें कोई खास चेंज नहीं हुआ, अगर चेंज हुआ भी है तो वो नेग्लिजिबल अमाउंट में हुआ है। अब मैं आपको इस तरह समझाने की कोशिश करता हूं, जैसे मान लो तालाब है, नदी है, मैं आपसे कहूं जाओ भैया इस तालाब से या इस नदी से 2 बाल्टी पानी निकाल लो, 1 बाल्टी पानी निकाल लो, भैया तुम निकाल रहे। अब मैं पूछूं बताओ नदी का पानी कितना कम हुआ, क्या नदी के पानी में कोई चेंज आया? आप कहोगे सर इतना पानी है, हजारों लाखों लीटर पानी है, क्या फर्क पता चलेगा, चाहे मैं 1 बाल्टी निकाल लूं, चाहे 2 बाल्टी निकाल लूं, चाहे मैं 10 बाल्टी क्यों ना निकाल लूं, क्या कोई फर्क पता चलेगा? क्यों? क्योंकि वो एक्सेस अमाउंट में बहुत ज्यादा है, तो कोई खास फर्क नहीं पता चला। ठीक है, लेकिन मैं आपसे कहूं भैया 1 बाल्टी पानी है, 2-3 मग पानी निकाल लो, तो तुम्हें दिखेगा कि भैया बाल्टी में इतना लेवल पे पानी था, अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, वो पानी कम हो गया। तो अगर
अमाउंट कम है तो उसमें जो चेंज होता है वो तो तुम्हें दिख जाता है, लेकिन अगर अमाउंट बहुत ज्यादा है, एक्सेस में हम लेकर रखे हुए हैं, तो जो कंसंट्रेशन में चेंजेस आ रहा है वो नेग्लिजिबल अमाउंट में होता है। तो हम ये मान के चलते हैं कि वाटर का जो हम कंसंट्रेशन लेंगे वो कांस्टेंट हो जाएगा, वाटर का जो कंसंट्रेशन लेंगे वो कांस्टेंट हो जाएगा। यानी रेट इक्वल टू क्या लिखे थे, के आर सी एल और वाटर, तो हम इस वाटर के अमाउंट को कांस्टेंट मान लेंगे क्योंकि ये कैसे अमाउंट में है, एक्सेस अमाउंट में। अब ये खुद एक कांस्टेंट, के रेट कांस्टेंट, खुद एक अलग रेट कांस्टेंट, तो कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट मल्टीप्लाई करोगे तो कांस्टेंट ही आएगा, यानी एक नया कांस्टेंट मिल जाएगा। रेट इक्वल टू मैं उसे के डैश लिख दे रहा हूं और बचा सिर्फ आरसीएल। अभी क्या है, आरसीएल का पावर सिर्फ और सिर्फ 1 है, तो अब जो एक्चुअल ऑर्डर आया वो ऑर्डर कितना आया 1, और हम एक्सपेक्ट कितना कर रहे थे 2, एक्सपेक्टेड ऑर्डर था 2 लेकिन आया कितना 1, तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। कोई ना कोई अप्रोक्सीमेशन लगा करके, हमने यहां एक अप्रोक्सीमेशन लगाया है, इस टर्म को बोलते हैं अप्रोक्सीमेशन। हमने इसको निग्लेक्ट किया है, अप्रोक्स लिया है कि हाँ भैया हमने मान लिया कि एक्सेस अमाउंट में तो कांस्टेंट रहेगा, इसके कंसंट्रेशन में चेंज आया होगा लेकिन नेग्लिजिबल अमाउंट में, तो हमने एक अप्रोक्सीमेशन लगाया, इसको हटाया और हटा करके जो ऑर्डर 2 बन रहा था उस ऑर्डर को हमने मान लिया कितना है 1। अच्छा, एक नया कांस्टेंट आ गया के डैश, ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट कांस्टेंट मल्टीप्लाई किया तो के डैश की वैल्यू कितनी है, के डैश की वैल्यू है के इंटू वाटर। अब यहां से भी अगर कोई क्वेश्चन बनाना चाहे तो आराम से बना सकता है, और वो ये क्या हो जाएगा कि अगर तुमसे कोई के की वैल्यू पूछता है तो के डैश डिवाइडेड बाई वाटर का कंसंट्रेशन, ठीक है, ये आ जाएगा। तो ऐसे ही रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं। चलिए एक एग्जांपल और करते हैं अच्छा सा। जैसे मान लो हम हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर ले रहे हैं, CH3COC2H5, ये एक ईस्टर है। क्या ले रहे हैं, हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर, ठीक। तो ईस्टर के हाइड्रोलिसिस में क्या होता है, वाटर इन्वॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, और एसिडिक मीडियम में जैसे मान लो H+, कोई एसिड एज अ कैटलिस्ट यूज करते हैं, ये कैटलिस्ट है, कोई भी एसिड, ठीक है, और रिएक्शन होने पे बनता क्या है कि CH3COOH कार्बोक्सिलिक एसिड और C2H5OH इथाइल अल्कोहल बनता है, ठीक है, ये रिएक्शन होती है, ये हमने रिएक्शन लिख दिया। अब अगर मैं इसका रेट लिखूं तो रेट इक्वल टू, देखो इसमें क्या क्या इन्वॉल्व है, ईस्टर है, ईस्टर का कंसंट्रेशन रखेंगे CH3COC2H5 और वाटर रखेंगे, ठीक है, और एसिड जो कैटलिस्ट के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं उसको भी हमने लिया। तो अब एक्सपेक्टेड ऑर्डर कितना है, एक्सपेक्टेड ऑर्डर कितना है, एक्सपेक्टेड ऑर्डर है आपका इसका पावर 1, इसका पावर 1, इसका पावर 1, तो ये हो जाएगा 1 + 1 + 1 कितना आ गया 3। तो हम तो ये कहना चाहेंगे भैया ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है, ये रिएक्शन एक्चुअल में क्या है, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। लेकिन अगर मैं कुछ अप्रोक्सीमेशन लगाऊं, अप्रोक्सीमेशन का मीनिंग क्या है, देखो वाटर आ गया तो वाटर तो एक्सेस अमाउंट में होना चाहिए, वाटर क्या होना चाहिए, एक्सेस अमाउंट में। मैं इसके रेट को फिर लिख रहा हूं, रेट इक्वल टू CH3COOC2H5 और ये हो गया वाटर, वाटर तो एक्सेस अमाउंट में है और एक्सेस अमाउंट में जो होगा वो तो कांस्टेंट हो जाएगा, उसका कंसंट्रेशन कांस्टेंट। अब आ जाओ एसिड कैटलिस्ट H+। कैटलिस्ट के बारे में आप क्या जानते हैं, कैटलिस्ट कैसा सब्सटेंस है, कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस है जो सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन की स्पीड को चेंज करता है, उसकी स्पीड को अल्टर करता है, रेट बदलता है, रिएक्शन की स्पीड को ज्यादा कर देगा या तो कम कर देगा। आपने कैटलिस्ट बारे में यह भी सुन रखा होगा कि कैटलिस्ट का कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता प्रोडक्ट के फॉर्मेशन में, मतलब एज अ अमाउंट कोई पार्टिसिपेशन नहीं है कंसंट्रेशन में, ठीक है, ये सिर्फ रिएक्शन की स्पीड को कम ज्यादा कर रहा है, यानी कैटलिस्ट कंज्यूम नहीं होता। 1 ग्राम कैटलिस्ट से, मतलब हर रिएक्शन का अपना अपना अलग अमाउंट होता होगा, यानी जितना कैटलिस्ट तुम यूज कर रहे हो उस उतने अमाउंट से तुम कितनी सारी रिएक्शन को कैटलाइज कर सकते हो, उस वो कंज्यूम नहीं होता है, करते जाओगे खत्म नहीं होता, बहुत निग्लिजिबल अमाउंट में थोड़ा बहुत जो चेंज आएगा, नहीं तो वो कंज्यूम नहीं होता है। वो जब प्रोडक्ट बन करके आता है तो कैटलिस्ट फिर से वैसे ही तुमको मिल जाएगा उतने ही अमाउंट में। यानी कहने का सेंस है कि कैटलिस्ट का भी अमाउंट चेंज नहीं होता है, यानी कैटलिस्ट के अमाउंट को भी हम लोग कांस्टेंट मान सकते हैं। तो ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट,
कांस्टेंट कांस्टेंट और ये जो बाहर था रेट कांस्टेंट, तीन कांस्टेंट का आपस में मल्टीप्लाई हो गया तो तुमको एक नया कांस्टेंट मिल जाएगा के डैश, और बचा क्या, सिर्फ और सिर्फ ईस्टर। तो अप्रोक्सीमेशन अप्लाई करने के बाद जो रिएक्शन थर्ड ऑर्डर की थी वो रिएक्शन क्या बन गई है, फर्स्ट ऑर्डर की। इसी टाइप के रिएक्शन को हम लोग स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। जो भैया थर्ड दिख रहा था वो हो गया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, आफ्टर अप्लाई अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, यहां पर हम देखेंगे जो हमको नया रेट कांस्टेंट मिला है के डैश, वो एक्चुअल में किसके बराबर है, के इंटू वाटर का कंसंट्रेशन और कैटलिस्ट का कंसंट्रेशन, कैटलिस्ट, ठीक है, इसका कंसंट्रेशन ये मिलेगा आपको। ठीक है, तो हमने दो काफी अच्छे एग्जांपल, ये काफी अच्छा एग्जांपल है, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ये स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन हम लोग ने देख लिया है। ठीक है, चलिए और बातें करते हैं। ये जो हम लोग रेट कांस्टेंट पढ़ते हैं उसकी यूनिट क्या होती है, इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या है, ठीक है, तो मान लो एक जनरल रिएक्शन लिया, रेट इक्वल टू कैसा लिख रहे थे, के, और चेंज इन कंसंट्रेशन लिखते हैं, कंसंट्रेशन, और पावर क्या लगाते हैं, कंसंट्रेशन पावर एन, यानी जो उसका ऑर्डर होता है वही तो पावर जाता है, यानी अब जो पावर रेस करते हैं वो तुम्हारा ऑर्डर बन चुका है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बन चुका है। एक्चुअल मोल जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसी को तो हम पावर रेस करते हैं, और ये जो पावर है अब इसको हम लोग क्या बुला रहे हैं, ऑर्डर बुला रहे हैं। अब इस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के हेल्प से और इस कंसंट्रेशन के हेल्प से हम रेट कांस्टेंट का यूनिट बनाएंगे, और ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसके बेस पे बहुत सारा क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे रेट की यूनिट लास्ट टाइम पे हम लोग क्या पढ़ करके आ रहे हैं, लास्ट लेक्चर में रेट की यूनिट होती है तुम्हारी चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय क्या होता है तुम्हारे पास, टाइम होता है। ठीक है, इधर भी क्या है, के कंसंट्रेशन है, ठीक है, कंसंट्रेशन, और उसके ऊपर पावर हमने एन लगा रखा है। एन क्या है यहां पर, एन हो गया तुम्हारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अच्छा, कंसंट्रेशन की यूनिट क्या थी, मोल पर लीटर, और टाइम की सेकंड मान लेते हैं, तो मैं इसको लिखूंगा मोल अपॉन लीटर, और नीचे टाइम है, टाइम ऊपर जाएगा सेकंड, तो सेकंड इनवर्स, यही तो पढ़ कर आ रहे हैं लास्ट वाले में। के हो गया, कंसंट्रेशन को क्या लिख सकते हैं, मोल अपॉन लीटर, और पावर क्या हो गया, एन। इधर भी मोल अपॉन लीटर, इधर भी मोल अपॉन लीटर, हमें के की यूनिट बनानी है, तो मोल अपॉन लीटर पावर एन उठा कर लाओ इस साइड, उठा कर लाओ इस साइड। ठीक है, तो हम क्या रखने वाले हैं, मोल अपॉन लीटर डिवाइडेड बाई, पूरा करके दिखाते हैं आपको, मोल अपॉन लीटर और उसके पावर एन, और ये हो गया तुम्हारा सेकंड इनवर्स, और इक्वल टू के। ठीक है, थोड़ा सा मैथ यूज करते हैं कि अगर हम इस मोल अपॉन लीटर को ऊपर ले जाएंगे तो तुम्हें पता है चेंज करने पर, अगर नीचे से ऊपर ले जा रहे हैं ऊपर से नीचे ला रहे हैं तो पावर का साइन बदल जाता है। तो K इक्वल टू मोल अपॉन लीटर, जो ऊपर था तो वो ऊपर ही रहेगा, इस पूरे मोल अपॉन लीटर को ऊपर ले गए तो ये मोल अपॉन लीटर पावर n की जगह पावर माइनस n हो जाएगा, यानी पावर का साइन बदल जाता है सेकंड इनवर्स। ठीक है, तो सेकंड इनवर्स तो था ही। अब आगे एक और रूल, जब बेस सेम होता है तो हम पावर को ऐड कर सकते हैं, मोल अपॉन लीटर, बेस सेम हो गया तो हम पावर को ऐड कर सकते हैं। मोल अपॉन लीटर लिख करके पावर 1 है और इसका पावर माइनस एन, ऐड कर दिया 1 माइनस एन, और ये आ गया सेकंड इनवर्स। ये आ गया रेट कांस्टेंट की यूनिट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये जनरल यूनिट है किसी भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए, किसी भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए जनरल यूनिट है। अगर तुम्हें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए यूनिट बनानी है तो एन की जगह 1 रख दोगे, सेकंड ऑर्डर के लिए बनानी है तो एन की जगह 2 रख दोगे, थर्ड ऑर्डर के लिए बनानी है एन की जगह 3 रख दोगे। अभी करके देख लेते हैं। लेकिन मान लीजिए अगर कोई गैसियस रिएक्शन है, फॉर गैसियस रिएक्शन, ठीक है, फॉर गैसियस रिएक्शन, तो गैसियस रिएक्शन के लिए तुम्हें पता है कि हम कंसंट्रेशन को मोल अपॉन लीटर में ना नाप करके किस में नापते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में नापते हैं। तो जहां मोल अपॉन लीटर है वहां पर हम एटीएम यूनिट रख दें, एटीएम यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 माइनस एन और सेकंड इनवर्स। ये हो गया किसी भी गैसियस रिएक्शन के लिए। ठीक है, किसी भी गैसियस रिएक्शन के लिए। चलो भाई लोग नोट कर लीजिए, अच्छे ढंग से देख लीजिए, समझते चलिए, नोट्स बनाते चलिए। जो डीपीपी मिला करिए
प्लीज उसे सॉल्व करिए। बहुत अच्छे डीपीपीज हैं, सॉल्व करिए। डाउट्स है, डाउट्स भी पूछ लीजिए और अपने नोट्स को अच्छे ढंग से प्रिपेयर करिए, रिवाइज करिए, नीट विद्यालय के साथ बने रहिए। पूरा कोशिश यही रहता है कि मैक्सिमम टाइम पूरे लेक्चर में सिर्फ पढ़ाया ही जाए, आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल ना हो। ठीक है, मोटिवेशनल बातें, शायरी और ये वो, ये सब कहानी वहानी, ये सब तो चलता ही रहता है, इसके लिए बहुत से लोग हैं। इस नीट विद्यालय पर हम चाहते हैं कि फुल कंटेंट आपको मिले, फुल सपोर्ट मिले, अच्छी पढ़ाई आपको मिले, जिससे आप अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी कर सकें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। अच्छा भाई देखो, अब हमने यूनिट तो बना रखी है, अब मैं इसको डिफाइन करने चल रहा हूं। जैसे मैं कह रहा हूं कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए के की यूनिट निकालो। ठीक है, तो के इक्वल टू क्या हो गया, जनरल यूनिट लिखते हैं मोल अपॉन लीटर, 1 माइनस एन, और सेकंड इनवर्स था। अब जीरो ऑर्डर के लिए लिखना है, तो जीरो ऑर्डर के लिए एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ऑर्डर तो एन की वैल्यू जीरो हो गई, तो एन की जगह पर जीरो कर दो, 1 माइनस जीरो, तो के इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोल अपॉन लीटर। कोई दिक्कत नहीं, अब 1 है तो 1 ही रहेगा, सेकंड इनवर्स, ये आ गया जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अच्छा, अब तुम्हें जीरो ऑर्डर रिएक्शन की जो रेट कांस्टेंट की यूनिट दिख रही है, ये यूनिट जानी पहचानी नहीं लग रही है। रेट कांस्टेंट की जो यूनिट है मोल अपॉन लीटर सेकंड इनवर्स, एक्चुअल में ये यूनिट तो रेट ऑफ रिएक्शन की भी तो यूनिट है। तो यही एक इकलौता ऐसा रिएक्शन है, यही एक इकलौता एक ऐसा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट उसके रेट कांस्टेंट की यूनिट के बराबर होती है। ठीक है, चलिए ये तो पहला केस था। आ जाइए दूसरे केस पर। दूसरा केस है हमारे पास, मैं कह रहा हूं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आप बनाइए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए n इक्वल टू 1 रेट कांस्टेंट की यूनिट बनाइए, तो k इक्वल टू मोल अपॉन लीटर। ठीक है, 1 माइनस एन की जगह क्या रख दोगे, 1, और क्या हो गया, सेकंड इनवर्स। अब 1 माइनस 1 कितना होता है, 0। पावर अगर 0 आ जाएगा तो वो वैल्यू 1 में कन्वर्ट हो जाएगी, पूरी वैल्यू हटा दीजिए, बचेगा k इक्वल टू सेकंड इनवर्स। सब याद रहे तो बहुत अच्छा रहेगा। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की यूनिट क्या होती है, सेकंड इनवर्स के बराबर होती है। इसी तरीके से अब वीडियो पॉज करके आप बनाएंगे सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए यूनिट, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए यूनिट। ठीक है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए n की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई, तो k इक्वल टू मोल अपॉन लीटर क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 सेकंड इनवर्स। तो k इक्वल टू 1 माइनस 2 यानी -1 मोल अपॉन लीटर -1 और सेकंड इनवर्स। ठीक है, ये आपका हो गया। चलो एक और करके देखते हैं। जैसे कह रहा है कि ऑर्डर की वैल्यू दे रखी है n इक्वल टू 3/2, तो कह रहा है आप k की यूनिट बताइए, बता लेंगे कोई दिक्कत नहीं, जहां पर भी n है वहां बस वैल्यू चेंज कर दीजिएगा, 1 माइनस एन, n की जगह रख देंगे 3/2, और ये क्या हो गया, सेकंड इनवर्स। सॉल्व कर लेंगे, 2 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 यानी -1/2। ठीक है, ये क्या हो गया तुम्हारा, -1/2 सेकंड इनवर्स। ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें तो नहीं होना चाहिए। अब तो रेट कांस्टेंट की मुझे यूनिट मिल चुकी है। ठीक है, अब क्या करने वाले हैं कि हम लोग इसके बेस पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्या है क्वेश्चन, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन पर अब आ जाते हैं। सीधे सीधे कह रहा है कि फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब यहां पर रेट कांस्टेंट की कुछ वैल्यू गिवन है और उससे कह रहा है ऑर्डर निकालो। तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू से ऑर्डर कैसे निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते। रेट कांस्टेंट की वैल्यू से ऑर्डर नहीं निकाल सकते, हाँ रेट कांस्टेंट की यूनिट से ऑर्डर निकाल सकते हैं। यूनिट सेकंड इनवर्स, अभी पढ़कर आए हो तो यहां तो डायरेक्ट बता दो कि भैया सेकंड इनवर्स फर्स्ट ऑर्डर का, तो आपने तो फर्स्ट ऑर्डर लिख दिया, अच्छी बात है, सही है, फर्स्ट ऑर्डर इज द राइट आंसर। लेकिन पूरा एक तरीका सीखते हैं कि कैसे इस तरह को सॉल्व किया जाता है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इस वैल्यू से कोई लेना देना मुझे नहीं है, मुझे तो सिर्फ इससे मतलब है, इसके यूनिट से। तो जो तुम्हें रेट कांस्टेंट की यूनिट पढ़ाई गई है उस यूनिट को पहले एज टू एज लिख लो, मोल अपॉन लीटर, और ये हो रहा है 1 माइनस एन और सेकंड इनवर्स, और जो तुम्हें क्वेश्चन में गिवन यूनिट है उसे भी लिख लो, सेकंड इनवर्स। अब तुम्हें कोशिश ये करना है कि मोल अपॉन लीटर इधर भी होना चाहिए, बेस इक्वल होना चाहिए, तो इधर तो कुछ है नहीं। तो मैं एक तरीका अपनाता हूं, थोड़ा सा मैथ यूज करूंगा कि मोल अपॉन लीटर और पावर 0 कर दूं, तो
क्योंकि किसी के पावर 0 तो 1 आता है, तो मैं इसको लिखूं चाहे नहीं लिखूं तो बात तो वही है, ये 1 बन जाएगा सेकंड इनवर्स। अब सेकंड इनवर्स और सेकंड इनवर्स तो मैंने कैंसिल कर दिया। अब देखो बेस सेम हो गया, मोल अपॉन लीटर, मोल अपॉन लीटर। तो जब बेस सेम हो जाते हैं, बेस इक्वल हो जाते हैं, तो पावर को इक्वेट करा सकते हैं। पावर है 1 माइनस एन इक्वल टू, इधर पावर कितना है 0। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए, एन की वैल्यू कितनी आ गई 1, यानी दिस रिएक्शन इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो जब कभी भी रेट कांस्टेंट की वैल्यू गिवन होगी तो आप इसी तरीके से जो हमारे पास जनरल हमारे पास रेट कांस्टेंट की यूनिट है वो रख करके आप सॉल्व करेंगे। इस वैल्यू से नहीं डरना है भैया वैल्यू दे दिया, मैं कौन सा न्यूमेरिकल लगाऊं, मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊं, मुझे ऑर्डर मिल जाए। चलो इसको सॉल्व करते हैं। लीटर मोल इनवर्स, सिर्फ इससे मीनिंग है सेकंड इनवर्स। तो जो तुम्हें वैल्यू पता है, मतलब जो तुम्हें याद करवाया गया पहले वो लिखो, मोल अपॉन लीटर 1 माइनस एन सेकेंड इनवर्स इक्वल टू, अब इस साइड का लिखो, लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स, लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स, यानी लीटर ऊपर रहेगा और नीचे आ गया मोल, अपॉन मोल कर दिए। मोल इनवर्स का मतलब होता है 1 अपॉन, और ये हो गया तुम्हारा सेकेंड इनवर्स। सेकेंड इनवर्स से सेकेंड इनवर्स कैंसिल कर दीजिए। मैंने तुम्हें क्या कहा, बेस को इक्वल करना है, चाहे तुम मोल अपॉन लीटर ऐसे ही रहने दीजिए, इसको बना लीजिए मोल अपॉन लीटर। कैसे बनाओगे, सिंपल तरीका है, अब ये लीटर अपॉन मोल है, इसको फ्लिप कर दो, पलट दो, मोल को ऊपर ले जाओ, लीटर को नीचे ले जाओ। ऐसा करने पर क्या होता है, जब आप ऊपर को नीचे, नीचे को ऊपर करते हैं तो पावर का साइन बदल जाता है। अभी पावर 1 है, जब आप ये काम कर देंगे तो वहां का साइन बदल जाएगा, यानी ये हो जाएगा मोल अपॉन लीटर और पावर 1 की जगह -1 हो जाएगा। और जब -1 हो गया, बेस इक्वल हो चुका है, और बेस इक्वल होने के बाद पावर इक्वेट करा देते हैं, पावर इक्वेट करा देंगे, यानी इसका 1 माइनस एन और इसका पावर -1। अब सॉल्व कर लीजिए, एन को इधर ले जाइए, -1 को इधर ले जाइए, 1 + 1 = n, यानी कितना ऑर्डर आ गया, सेकंड ऑर्डर। ये हो गया आपका सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या दे रखा है, एटीएम इनवर्स सेकंड इनवर्स, कोई बात नहीं, आप एटीएम वाला फॉर्मूला लिख लीजिए, एटीएम 1 माइनस एन सेकंड इनवर्स इक्वल टू एटीएम इनवर्स सेकंड इनवर्स। सेकंड इनवर्स से सेकंड इनवर्स कैंसिल, ठीक है, और एटीएम एटीएम तो बराबर है, 1 माइनस एन इक्वल टू -1, 1 इधर आएगा, 1 + n और n, ये कितना आंसर आ गया, 2, द सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, चल भाई, अब इधर देखो, इधर क्या है, मोल स्क्वायर लीटर -2 सेकंड इनवर्स, इसमें भी यही काम करेंगे। पहला काम करिए, मोल अपॉन लीटर क्या रखेंगे, 1 माइनस एन और सेकंड इनवर्स। ठीक है, नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट लिखने वाले हम लोग, इसकी यूनिट मोल स्क्वायर था, लीटर -2 था, तो लीटर जब नीचे ले जाओगे तो फिर से प्लस में आ जाएगा, लीटर स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि मैंने उसको अपॉन में लिख लिया, और सेकंड इनवर्स से सेकंड इनवर्स कैंसिल कर दीजिए। अब क्या है, मुझे बेस इक्वल कराना है, मोल अपॉन लीटर है, इधर मोल स्क्वायर लीटर स्क्वायर है, तो क्या काम कर सकते हैं, दोनों का पावर 2 है तो दोनों का हम स्क्वायर कर देंगे, मोल अपॉन लीटर और होल स्क्वायर। ठीक है, बेस इक्वल हो गया, बेस इक्वल हो गया तो पावर भी इक्वल करा दीजिए, 1 माइनस एन इक्वल टू 2, तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 इधर लाइए, 1 माइनस 2, तो n इक्वल टू हो जाएगा -1, यानी ऑर्डर आ रहा है -1। एक बार चेक कर लीजिएगा कैलकुलेशन। ठीक है, 1 माइनस एन इक्वल टू 2, तो 2 इधर आएगा माइनस, ठीक है, n इक्वल टू -1, तो देखो निगेटिव में भी आ सकता है ऑर्डर। और आइए भाई, देखिए क्वेश्चन क्या है, चलो यहां देखो कुछ डेसीमीटर वगैरह हम दे रखा है, तो उससे परेशान नहीं होना, यूनिट बस बनानी है, मोल अपॉन लीटर और क्या हो जाएगा तुम्हारा 1 माइनस एन सेकेंड इनवर्स। ठीक है, इधर क्या है मोल, और डेसीमीटर -3 है, डेसीमीटर नीचे लाओगे तो डेसीमीटर क्यूब हो जाएगा, और ये क्या हो गया तुम्हारा सेकेंड इनवर्स। तो जहां पर डेसीमीटर क्यूब होता है वहां पर तुम लीटर रख सकते हो, डेसीमीटर क्यूब मीनिंग लीटर आप रख सकते हैं। ठीक है, तो मोल अपॉन लीटर 1 माइनस एन, और ये सेकंड इनवर्स कैंसिल कर लीजिए, और डेसीमीटर क्यूब को आप लीटर बना लीजिए। ठीक है, अभी क्या है हमारे पास, बेस सेम हो गया, बस पावर इक्वेट करा दीजिए, पावर इक्वेट करा देंगे, 1 माइनस एन इक्वल टू, इसका पावर कितना है 1, तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 इधर आएगा, 1 माइनस 1, यानी n की वैल्यू आ गई तुम्हारी 0, यानी ये 0 ऑर्डर रिएक्शन है।
ये आपका क्या है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, चलो भाई लोग इसको करते हैं लास्ट वाला, ये वाला पोर्शन। इसमें क्या है तुम्हारा, डेसीमीटर क्यूब ऊपर है, मोल इनवर्स नीचे है। मोल अपॉन लीटर, पहले जनरल यूनिट लिखो 1 माइनस एन सेकेंड इनवर्स। ठीक है, अब मैं आपको बता चुका हूं, डायरेक्ट कर रहा हूं, डेसीमीटर क्यूब मतलब लीटर, तो अपनी आसानी के लिए इसे लीटर लिख लो। और मोल इनवर्स 1 अपॉन में जाएगा तो वो माइनस हट जाएगा, लीटर अपॉन मोल हो गया, और सेकेंड इनवर्स हो गया। अभी तुम्हें क्या करना है, मोल अपॉन लीटर इधर है तो इधर भी मोल अपॉन लीटर बनाओ, यानी तुम्हें फ्लिप करना पड़ेगा। तो जब इसे फ्लिप करोगे, चेंज करोगे, तो जो इसका पावर 1 है अभी, वो पावर क्या बन जाएगा, -1 बन जाएगा। यानी मोल अपॉन लीटर ये हो गया 1 माइनस एन सेकेंड इनवर्स, अरे हटा दो, सेकेंड इनवर्स हटा दो, ये तो कैंसिल हो रहा है। ठीक है भाई लोग, और ये हो गया लीटर अपॉन मोल, और पावर कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, अब इसको जब तुमने रिवर्स किया तो रिवर्स करने पर मोल को ऊपर ले लो, मोल ऊपर चला जाएगा, लीटर नीचे आ जाएगा। अब ये -1 हो जाएगा, बेस सेम हो गया, पावर इक्वल करा दीजिए, -1 को उधर ले जाइए, +1 हो जाएगा, यानी 2 हो जाएगा, ये यानी सेकंड ऑर्डर आ गया। ठीक है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, मैंने बना दिया है, कुछ आपको डीपीपी में मिल जाएगा, डीपीपी जरूर सॉल्व किया करिए। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट टाइप, अब क्वेश्चन और करते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन हर टाइप के। पहला काम है कि आप खुद से ट्राई करिए, ठीक है, नहीं होता है तो मैं आपको बताता हूं। एक रिएक्शन दे रखी है 2x से x2, कह रहा है जो रेट ऑफ रिएक्शन है बिकम्स 3 टाइम्स व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ x इज इंक्रीजेस 27 टाइम्स, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है ऑर्डर ही पूछेगा, ऑर्डर तो गिवन होगा नहीं, यानी तुम इसका जो 2 कोएफिशिएंट दिख रहे हो वो तो पावर लगा नहीं सकते हो, एक्सपेरिमेंटल डेटा है, तुमको अब इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तुम्हें आंसर देना पड़ेगा। अब 2 तरीका है, या तो मैं पूरा फुल प्रोसेस बताऊं, या तो ऐसे ओरली इसको कर लेते हैं। पहले ओरली करते हैं। ठीक है, देखो क्या रखा है कि कोई रिएक्शन है तो मैं इसका रेट लिखूंगा, रेट इक्वल टू के और एक्स, और मुझे ऑर्डर नहीं पता, वही पूछ रहा है, एन लगा लूंगा। 2 से मुझे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये कहीं नहीं लिखा है कि सिंपल रिएक्शन है। स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से मुझे कोई मतलब नहीं है, बैलेंसिंग से मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे बस इससे मतलब है कि x के कितने एक्चुअल मोल्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। अगर वो गिवन नहीं है तो आप भी नहीं बता सकते हैं, मैंने एज्यूम कर लिया कि पावर n है। ठीक है, इससे मैंने पहला इक्वेशन बना लिया। अच्छा, अब इक्वेशन के थ्रू करेंगे, मैंने कहा था पहले ओरली करते हैं। क्या कह रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन, यानी ये रेट 3 गुना हो जाता है अगर तुम x को 27 गुना बढ़ा दो, तो 27 गुना कब 3 में कन्वर्ट होगा, 27 कब 3 में कन्वर्ट होता है, 27 3 में तब कन्वर्ट होता है जब आप क्यूब रूट निकालते हैं, क्यूब रूट। ठीक है, यानी अगर 27 का पावर 1/3 कर देंगे, 27 का पावर जब 1/3 कर देंगे तब जाकर के वो क्या होगा, 3 टाइम्स में आएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट आंसर आ गया कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1/3 है। अगर आपको ओरली नहीं समझ में आया, चलिए इक्वेशन में देखिए, पहला इक्वेशन हो गया। अगला इक्वेशन क्या कह रहा है, कह रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स 3 टाइम्स, रेट 3 गुना हो जाता है अगर हम x को 27 गुना बढ़ा दें। ये मिल गया मुझे दूसरा इक्वेशन। कंसंट्रेशन चेंज करने पर कांस्टेंट पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, पहले ही प्रॉपर्टी में हम लोगों ने बात कर रखी है। दोनों इक्वेशन को आपस में डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, रेट से रेट कैंसिल, इधर आ गया 1/3, इधर k से k कैंसिल, और इधर बचेगा x/27x और पावर n, x से x कैंसिल, तो क्या हो गया 1/3 इक्वल टू 1/27। x कैंसिल नहीं दिख रहा है क्या, x से x कैंसिल, 1/27 और पावर n। ठीक है, तो कुछ ऐसा करना है कि 1/3 1/27 बना लो, या 1/27 को 1/3 बना लो। जब पावर तुम इक्वल कराओगे तभी तो तुम इसे इक्वेट कर सकते हो। ठीक है, तो देखो कैसे सॉल्व करने वाले हैं हम इस चीज को। अगर मैं तुम्हें सिंपल तरीका बताते हैं, दोनों को फ्लिप कर लो, तो जब दोनों को फ्लिप करोगे तो पावर के साइन पे कोई चेंज नहीं होगा। 1/3 है तो 3 कर लो, और ये 27, क्योंकि मैंने दोनों तरफ पलटा ना, अगर सिर्फ एक तरफ पलटते तो -1 हो जाता, मैंने दोनों तरफ पलट दिया। 1/3 को हमने क्या बना लिया 3, और 1/27 को 27, तो पावर के साइन में कोई चेंजेस नहीं हुआ। ठीक है, 3। अब हम क्या लिख रहे हैं, 27 को लिख रहे हैं 3 का क्यूब। 3 का क्यूब क्या होता है, 27 ही तो होता है।
3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27, 3 का क्यूब और पावर n। अच्छा, दो पावर है, पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 3 के पावर होगा 3 इंटू n। तो इधर की वैल्यू और इधर की वैल्यू बेस सेम हो गया, बेस सेम हो गया तो पावर को इक्वल करा सकते हैं, 1 इक्वल टू 3n, तो n इक्वल टू कितना आ गया 1/3, यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ गया 1/3। तो इसका आंसर था 1/3, जो मैंने पहले आपको ओरली ही बताया, देखते ही समझ में आ जाएगा। 27 3 कब बनेगा, 27 के ऊपर कितना पावर होगा जब तुम उसका क्यूब रूट निकालोगे, यानी 1/3 करोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, और देखते हैं क्या क्वेश्चन है। ठीक, ये देखो, ठीक, अब ये खूब बड़ा सा लिखा हुआ है, अब ये बड़ा सा क्वेश्चन लिखा है, अब डर गए भैया हमसे तो नहीं होने वाला है एनसीईआरटी के बेस पर, आप एनसीईआरटी रीड करोगे उसके बेस पर ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब डरना नहीं है, जबकि इसके आंसर निकालने के लिए आपको पेन भी नहीं उठानी पड़ेगी, आप इसको देखते ही ऐसे आंसर बता सकते हैं। चलो पहले पढ़ लेते हैं, पढ़ने में मजा आएगा। The rate of reaction is proportional to the concentration of the reactant। मुझे पता है, हमने पढ़ लिया भाई, आपको बताने की जरूरत नहीं थी। हाइड्रोजनेशन ऑफ इथीन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ इथेन। इथीन होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, उसका हमने हाइड्रोजनेशन किया, हाइड्रोजन ऐड किया किसी निकेल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, हाइड्रोजनेशन ऐसे ही होता है, वो इथेन में कन्वर्ट हो गया, ये इथीन है, ये इथेन हो गया। सीख लो ऑर्गेनिक के रिएक्शन इसी बहाने। कह रहा था रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन वाज फाउंड टू बी, रेट कांस्टेंट है 2.5 into 10⁻⁻15 सेकंड इनवर्स। द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रिड्यूस टू 1/3 ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन इन 5 मिनट। 5 मिनट बीतने के बाद रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन पहले का 1/3 हो जाता है। इतनी लंबी चौड़ी कहानी लिखी और फिर पूछा क्या है, फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इनको ये नहीं पता कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मैं तो यूनिट से बता सकता हूं। यूनिट कितना दे रखा है रेट कांस्टेंट का, सेकंड इनवर्स। अगर रटा हुआ है तो तुरंत आप बोल देंगे सेकंड इनवर्स किसका होता है, फर्स्ट ऑर्डर का। नहीं पता है तो अभी पीछे इतनी देर से कर क्या रहे थे, जितने क्वेश्चन लगाए वो यही तो लगाए कि हमें k की वैल्यू गिवन है, उसकी यूनिट दे रखी है, तो मुझे ऑर्डर कैसे बताना है, जनरल यूनिट रख करके उसको इक्वेट करके आप ऑर्डर बता लेते हैं। सेकंड इनवर्स तो अब जबान पर होना चाहिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आंसर। ठीक है, चल भाई नेक्स्ट असर्शन रीजन का एक अच्छा सा क्वेश्चन है। क्या रखा है, पहला पढ़ते हैं, ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी आर सेम। क्या ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी सेम है? गलत। ऑर्डर इज एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट, एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स पर बेस्ड है। मॉलिक्यूलरिटी तो भैया 1 2 3 ही हो सकता है। नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को आप ऐड कर दीजिए तो पहले ही स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स। तो भैया जैसे ही एक स्टेटमेंट फॉल्स होता है तो आधा टेंशन तो ऐसे ही खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि सरदर्द ये है करेक्ट एक्सप्लेनेशन बताने वाला, वो झंझट से हम आजाद। तुरंत एक फॉल्स, आ जाओ रीजन में। Order is determined experimentally and molecularity is the sum of stoichiometric coefficient of rate determining step। rate determining step यानी जिस स्टेप से हम रेट निकाल रहे हैं, मतलब वही कहने का मतलब होता है स्लो स्टेप, ठीक है, या सिंगल स्टेप, वही सब चीजें। ठीक है, अभी इसका बारे में और आगे बात करेंगे कि कौन से स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होते हैं। तो यही तो डिफिनेशन आपको लिखवाई गई है ऑर्डर की और मॉलिक्यूलरिटी की। ऑर्डर क्या है, एक्सपेरिमेंटल, और मॉलिक्यूलरिटी क्या है, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट को ऐड करके, यानी नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को ऐड करके निकालते हैं। तो लास्ट वाला यानी रीजन वाला जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है। आ जाओ एक और असर्शन रीजन करते हैं। रेट ऑफ ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्या ये बात सही है? इतना देर से ऑर्डर को समझाया है, पूरा फील कराया है। ऑर्डर का मतलब होता है रेट ऑफ रिएक्शन उसके कंसंट्रेशन पर कितना डिपेंड करता है। जीरो ऑर्डर का यही तो मतलब है। जीरो ऑर्डर का मतलब है कि रेट ऑफ रिएक्शन उसके कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता ही नहीं है। तुम 2 गुना करो, 10 गुना करो, 20 गुना करो, 40 गुना करो, कंसंट्रेशन बढ़ाने पर घटाने पर रेट पर कोई असर अगर नहीं पड़ रहा है तो इस तरह के रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो ये तुम्हारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन का बारे में गलत लिख रखा है, कह रखा है डिपेंड करता है, तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स, डिपेंड नहीं करता है। आ जाओ, ऑर्डर कैन नॉट बी डिटरमाइंड फ्रॉम बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। अच्छा, ऑर्डर का क्या कोई लेना देना है बैलेंस केमिकल रिएक्शन से? ऑर्डर जब एक्सपेरिमेंटली निकालते हो तो चाहे वो केमिकल रिएक्शन बैलेंस हो अनबैलेंस हो, कितने नंबर से मल्टीप्लाई करो, मुझे कोई लेना देना नहीं है, वो तो एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स पर बेस्ड है। इसका मतलब लास्ट वाला स्टेटमेंट भी क्या हो गया, फॉल्स। नहीं, कैन नॉट बोला है ना, तो क्या हो गया, ट्रू।
कैन नॉट डिटरमाइंड फ्रॉम बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। ठीक है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। बैलेंस रिएक्शन से नहीं निकाल सकते, अनबैलेंस होगा तो भी नहीं निकाल सकते जब तक मुझे पता ना हो एक्चुअल कि एक्चुअल में कितने मोल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है 3 मोलर इथेनॉल और 2 मोलर इथेनोइक एसिड को मिलाया गया है, तो C2H5OH प्लस CH3COOH मिला करके ईस्टर बन गया है और वाटर। तो अभी इससे पहले हम लोग ने एक रिएक्शन देखा था ईस्टर का हाइड्रोलिसिस, ठीक है, उसी का उल्टा है, रिवर्स रिएक्शन है। तो यानी ये हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर जो होता है ये एक तरीके से रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। तो ये सब डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या है कि इथाइल अल्कोहल और एसिटिक एसिड मिलाकर के ईस्टर तो बना दिया। अब कह रहा है कि ईच सॉल्यूशन यानी इसका सॉल्यूशन इक्वल वॉल्यूम में डाइल्यूट कर दिया गया है। तो बताओ कि जो रेट में चेंज आएगा यानी रेट डिक्रीज कर गया, तो कह रहा है कितना डिक्रीज किया, शुरुआती रेट से कितना डिक्रीज किया। तो चलो भाई मान लेते हैं इनिशियल रेट में लिख रहा हूं, इनिशियल रेट, ठीक, इनिशियल रेट को मैं रेट 1 मान ले रहा हूं, यानी अभी डाइल्यूशन नहीं किया गया। तो हमने लिखा K और होता क्या है N/V यानी मोल अपॉन वॉल्यूम, यही तो होता है कंसंट्रेशन। तो मैंने इथाइल अल्कोहल का लिख लिया, इसका लिख लिया, ठीक है, इसकी मोलैरिटी अलग है, इसकी कंसंट्रेशन अलग, ठीक है, मोल अपॉन वॉल्यूम, बस समझाने के लिए लिख रहे हैं, तुरंत आंसर आ जाएगा, बहुत इजी है। मान लो एक लिख लिया। अब क्या कह रहा है रेट 2, वो ये कह रहा है कि वॉल्यूम इक्वल अमाउंट में बढ़ा दिया गया, मान लो 1-1 लीटर बढ़ा दिया गया, तो ये 2V हो जाएगा और ये क्या हो गया N/2V, ये भी हो गया। V था, एक V और बढ़ा दिया गया, V था, V वॉल्यूम और बढ़ा दिया गया, तो V + V 2V, ठीक है, जनरल फॉर्म में सॉल्व कर रहे हैं, अपने आप आंसर आ जाएगा। 2V 2 × 2 क्या हो गया, ये तुम्हारा रेट 2 = हो जाएगा 4 को बाहर निकाल लो, K/4 और बचा N/V और इधर भी आ गया N/V। तो K/4 यानी कितना होता है 1/4 0.25, तो रेट 2 = हो गया 0.25 K और ये हो गया N/V और N/V। तो ये जो दूसरा नया वाला रेट आया है वो नया वाला रेट है वो पुराने वाले रेट का, ये पूरी वैल्यू तो कितनी है, रेट 1 मैंने मान रखी है, यानी रेट 2 = 0.25 और ये हो गया तुम्हारा रेट 1, तो रेट 2 = 0.25 रेट 1, ठीक है। तो ये बिल्कुल क्या हो गया तुम्हारा 0.25 टाइम्स हो जाता है, सी वाला ऑप्शन इजीली हो गया। तो हमने एक जनरल फॉर्म में कर रखा, इनके डेटा की भी हमको जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आइए और क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्या कह रहा है, कोई एक रिएक्शन है गैस फेज में जिसका रेट इक्वल टू है K A² × B, रिड्यूसिंग द साइज ऑफ वेसल टू 1/4 ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। अगर जिस बर्तन में रिएक्शन हो रहा है उसके वॉल्यूम का मैं 1/4 कर दूं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा। तो अब इसको फिर से वही जनरल फॉर्म में करते हैं, ठीक है, रेट इक्वल टू K, ठीक, मैं इसको लिख दे रहा हूं मोल अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, स्क्वायर था, यहां मोल अपॉन वॉल्यूम कर दे रहा है। तो वॉल्यूम कह रहा है पुराने वाले वॉल्यूम का 1/4 कर दीजिए, तो 1/4 करेंगे तो क्या हो जाएगा रेट इक्वल टू K N/V का 1/4 यानी V/4 स्क्वायर और यहां भी क्या हो गया N और ये हो गया V/4। अब ये 4 ऊपर चला जाएगा तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, यानी रेट इक्वल टू 16 बाहर निकाल लो, N/V बचा, ठीक है, और इसमें भी 4 बाहर ले लो तो 4 बाहर आ जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई कर दो 16 × 4 और ये हो गया N/V। ये जो 4 नीचे है वो ऊपर आ गया, ऊपर आकर के बाहर निकाल लो 16 × 4 क्या हो रहा है 64, ये 64 टाइम्स और ये तुम्हारा हो गया यहां K था K और N/V और यहां भी क्या हो गया N/V, यानी ये तो पुराना वाला रेट है, ये पुराना वाले रेट है, यानी पुराने वाले रेट का 64 टाइम्स हो गया, पुराने वाले रेट का 64 टाइम्स का मतलब इंक्रीज ही तो कर रहा है। तो तुमको यहाँ कुछ 64 टाइम्स वगैरह निकालने को नहीं कहा, बस इतना कहा है कि बताओ कि कंसंट्रेशन में क्या चेंजेस आया और रेट में क्या चेंजेस आया। तो भैया रेट 64 गुना बढ़ चुका है, यानी रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर रहा है, और जब तुम वॉल्यूम को घटाओगे तो कंसंट्रेशन होता क्या है मोल अपॉन वॉल्यूम। तो अगर
तुम वॉल्यूम को घटा रहे हो तो कंसंट्रेशन तो बढ़ेगा ना। कंसंट्रेशन इक्वल टू क्या होता है, मोल अपॉन वॉल्यूम। अगर तुम नीचे की वैल्यू यानी वॉल्यूम को कम कर रहे हो, डिक्रीज कर रहे हो, तो ये ऊपर की वैल्यू ये तो अपने आप इंक्रीज कर जाएगी कि नहीं कर जाएगी। तो कंसंट्रेशन भी बढ़ रहा है और रेट ऑफ रिएक्शन तो 64 गुना बढ़ ही गया है। तो क्या है, इंक्रीज इन बोथ कंसंट्रेशन एंड रेट ऑफ रिएक्शन। सेकंड ऑप्शन इसका सही होने वाला है। ठीक है, चलिए आ जाओ इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये भी सिंपल है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जितना पढ़ रखे हैं उसके हिसाब से तो सिंपल है। फॉर ए सर्टेन रिएक्शन 2Cl2O इतना रेट लॉ एक्सप्रेशन, देखो रेट लॉ एक्सप्रेशन लिख करके दिया है, बिना लिखे तो आपसे बात नहीं कर सकता, और नहीं लिख कर देगा तो कुछ अलग चीज देगा, कुछ ना कुछ तो देगा, डायरेक्ट नहीं पूछेगा। ये दे दिया, अब मुझे ऑर्डर तो पता चल गया ना, 2 है। When reactant concentration reduces to 1/3, अगर तुम रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को 1/3 घटा दो तो रेट कितना हो जाएगा। मान लो इसको फर्स्ट इक्वेशन रेट 1 मान लो, रेट 2 कर लो, इक्वल टू के Cl2। कंसंट्रेशन चेंज करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता रेट कांस्टेंट पर, मैंने 1/3 कर दिया, ये सेकंड इक्वेशन हो गया। अब इन दोनों इक्वेशन को आपस में डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड करोगे के से के कैंसिल, ठीक है। अच्छा दोनों का पावर सेम है तो Cl2O से Cl2O कैंसिल कर लो, रेट 1 डिवाइडेड बाई रेट 2 इक्वल टू ऊपर बचेगा 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा, नीचे क्या आया 1/3 का स्क्वायर, 1/3 का स्क्वायर आएगा 1/9, 9 ऊपर चला जाएगा, यानी R1 अपॉन R2 इक्वल टू 9। ठीक है, तुमसे पूछा रेट कितना हो जाएगा, नया रेट, तो R2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 9 इधर ले आओगे, R1/9, R2 इक्वल टू R1/9, यानी जो रेट होगा उसके ओरिजिनल वैल्यू यानी जो ओरिजिनल रेट था उसका 1/9 टाइम्स हो जाएगा, 1/9 ऑफ ओरिजिनल वैल्यू, यानी ए ऑप्शन इज अ करेक्ट। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट देखते हैं एक और क्वेश्चन, क्या कह रहा है, द रेट ऑफ रिएक्शन 2NO प्लस Cl2, 2NOCl बन रहा है, इज डबल व्हेन द क्लोरीन कंसंट्रेशन इज डबल। जब क्लोरीन के कंसंट्रेशन को हम डबल करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो जाएगा, बट इंक्रीजेस बाय ए फैक्टर ऑफ 8 व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ द बोथ द रिएक्टेंट्स आर डबल। डिटरमाइन द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन एंड द ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू NO एंड Cl2। ओवरऑल ऑर्डर बताना है, NO और Cl2 का अलग अलग ऑर्डर बनाना है, जैसे जैसे कह रहा है करते चलो। मुझे किसी का ऑर्डर नहीं पता है, सीधे सीधे मैं रेट लिखूंगा एक जनरल फॉर्म, के NO मुझे ऑर्डर नहीं पता, मैंने X मान लिया, Cl2 मुझे ऑर्डर नहीं पता Y, क्योंकि नहीं दे रखा है। जो कॉफिशिएंट है उसको तुम ऑर्डर बना नहीं सकते हो क्योंकि सिंपल रिएक्शन तो कहा नहीं है, तो जितना एज्यूम हो पाएगा हमने एज्यूम कर लिया, X और Y हमने एज्यूम कर लिया क्योंकि ऑर्डर इज एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स। अब वो जैसा जैसा कह रहा है वैसे करो, ठीक है। ये मान लेते हैं पहला इक्वेशन है, ठीक, पहला इक्वेशन चलो मान लेते हैं। अब कह रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाता है जब क्लोरीन के कंसंट्रेशन को डबल करते हैं, ठीक है। एक और इक्वेशन, रेट डबल हो जाता है जब क्लोरीन के कंसंट्रेशन को हम डबल कर दें 2Cl2Y, ठीक है, इसको रहने दो, ये मान लेते हैं पहला इक्वेशन, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, अब वो बाय फैक्टर ऑफ 8 गुना बढ़ जाता है अगर दोनों के कंसंट्रेशन को डबल कर दें, 8 गुना बढ़ जाएगा अगर दोनों के कंसंट्रेशन को डबल कर दिया जाए, दोनों के कंसंट्रेशन को डबल कर दिया जाए। ये मेन है। पहला इक्वेशन कह रहा है, ध्यान समझिए कि Cl2 को डबल किया तो रेट 2 टाइम्स हो गया। फिर कह रहा है दोनों को डबल करो, दोनों को डबल किया तो रेट 8 गुना हो गया। कह रहा है X और Y की वैल्यू बताइए और टोटल ऑर्डर बताइए। अब तुम्हें क्या करना है, इन दोनों को आपस में हम डिवाइड कर देंगे। डिवाइड जब करेंगे तो रेट से रेट कैंसिल, 2/8 यानी 1/4, ठीक है। K से K कैंसिल, NO से NO कैंसिल, Cl2 से Cl2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, यानी यह बचा क्या तुम्हारा यहां पर, सिर्फ बचा 1/2 के पावर X, इधर तो पूरा कैंसिल हो गया। अब 1/4 को भी क्या तुम नहीं लिख सकते हो 1/2 की तरह, मैं 1/2 का स्क्वायर कर दूं और 1/2 के पावर X है, ठीक है। अब 1/2 सेम हो गया तो बेस इक्वल करा दोगे तो पावर इक्वेट करा दिया, यानी ऑर्डर आ गया 2 किसके रिस्पेक्ट में, NO के रिस्पेक्ट में, ठीक है।
ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू NO कितना आंसर है 2 है, ये आंसर आ गया NO के बारे में। अब तुमसे कह रहा है Cl2 के बारे में, ठीक है, Cl2 का क्या ऑर्डर होगा। अब चलो Cl2 का ऑर्डर निकालते हैं। Cl2 का ऑर्डर का मतलब तुम्हें Y की वैल्यू निकालनी है, तो तुम्हें एक वैल्यू पता चल गई है। अब किसी एक इक्वेशन में रख दो, अपने आप आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो करते हैं, किसी एक इक्वेशन में रख लो। ठीक, क्या था तुम्हारे पास, रेट इक्वल टू रेट इक्वल टू के NO और ये हो गया X और 2Cl2, ठीक है, और ये तुमने ले लिया Y। ठीक है, पुराना वाला रेट ले लेते हैं, रेट इक्वल टू जो सबसे ऊपर वाला था उसके रिस्पेक्ट में निकाल लेते हैं के NO के पावर X और ये क्या हो गया Cl2 के पावर Y। अब इनको आपस में डिवाइड कर दो। ठीक है, मुझे लगता है कि NO की वैल्यू भी नहीं रखनी पड़ेगी, ऐसे ही आ जाएगा। रेट से रेट कैंसिल हो गया, ये पूरी वैल्यू कैंसिल हो गई, Cl2 से Cl2 कैंसिल हो गया, बचेगा क्या, ऊपर सॉल्व कर दे रहे हैं, ऊपर सॉल्व कर दे रहे हैं, बचेगा इधर देखो, इधर 2 बचा है, इधर ये पूरा कैंसिल हो गया, इधर भी 2 बचा है, Y 2 सेम 1, तो इक्वेट कर दो Y की वैल्यू 1, यानी ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू Cl2 कितना आ गया 1, Cl2 के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 1 और NO के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 2। ठीक है, हमको X की वैल्यू भी पुट करने की जरूरत नहीं पड़ी, बस मैंने थोड़ा सा दिमाग ये लगाया कि ये वैल्यू और अब इन दोनों को आपस में मैंने डिवाइड कर दिया। जो ये वैल्यू मैंने पहले लिखी थी ओरिजिनल वाला रेट, ठीक है, उससे X वाला पोर्शन NO वाला पोर्शन पूरा कैंसिल हो गया, बचा सिर्फ Cl2 वाला पोर्शन, यहां से मेरा Y की वैल्यू निकल करके आ गई। तो ये एक सिंपल तरीका होता है, दो इक्वेशन बना लीजिए, डिवाइड कर दीजिए, कोई ना कोई चीज सेम रहेगी वो कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, तो फाइनली हमारा Cl2 का भी ऑर्डर मिल गया और NO का भी ऑर्डर पूछ रहा है। अब कह रहा है टोटल ऑर्डर बताओ, टोटल ऑर्डर X प्लस Y हो जाएगा। X प्लस Y कितना हो जाएगा तुम्हारा, X की वैल्यू 2 है प्लस Y की वैल्यू 1 है, तो तुम्हारा 3। तो पूरे रिएक्शन का ऑर्डर कितना हो गया, पूरे रिएक्शन का ऑर्डर हो गया तुम्हारा 3। ठीक है, तो फाइनली ये क्वेश्चन भी हो गया। कुछ और है देखते हैं, नहीं। ठीक, तो फाइनली आपका यहां पर लेक्चर, हमारा जो एपिसोड सेकंड है केमिकल काइनेटिक्स का, यहां पर समाप्त होता है। इस लेक्चर में हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन और साथ ही साथ रेट कांस्टेंट की यूनिट वगैरह पर बात किया है। रेट लॉ कैसे लिखा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रेट कांस्टेंट की यूनिट, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है, क्या घटा रहे हैं क्या बढ़ा रहे हैं तो क्या फर्क पड़ रहा है, उससे हम ऑर्डर कैसे निकाल सकते हैं, वो सब मैंने आपको कई क्वेश्चन करा दिया। ठीक है, ठीक, ये सब क्वेश्चन सिंपल अच्छे क्वेश्चन हैं। अगर आप दो इक्वेशन बनाकर एक दूसरे को डिवाइड कर देंगे तो उससे भी आपको आंसर आराम से मिल सकता है। ठीक है, तो अब फाइनली अब इस लेक्चर के बेस पर कमेंट बॉक्स में जो आपको डीपीपी मिलेगी उस डीपीपी को आपको सॉल्व करना है, डाउट्स पूछने हैं और फिर थर्ड लेक्चर के लिए तैयारी बनानी है। ठीक है, थर्ड लेक्चर में हम लोग मिलने वाले हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को लेकर के, जो कि एक ऐसा टॉपिक है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जिससे एक क्वेश्चन 100% श्योर रहिए कि मिलने ही वाला है। पूरा चांस है कि आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से एक क्वेश्चन तो मिलेगा। ठीक है, अगर बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं तो हम यहाँ पे डेरिवेशंस वगैरह भी करेंगे, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का डेरिवेशन वगैरह भी आता है, इक्वेशन बनाने का, हाफ लाइफ बनाने का। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, तैयारी करते रहिए।